अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं नया दिन। मैं हूं किरण आफ्ताब और शुएब कहाँ है मैं पहले आपको ये नहीं बताऊंगी। 2 दिनों में क्या हो गया, अब क्या होने जा रहा है, आज हम कोशिश करेंगे इसकी बात भी करें और हमारे कुछ मौज़ूआत हैं उनका तस्करा भी करें। सबसे पहले मैं आपको वो बता दूं जो हो गया, यानी वजीर आजम इमरान खान ने इशारा दिया था, बता दिया था कि वो एमनेस्टी स्कीम की मुद्दत बढ़ाने पर गौर कर रहे हैं। उनके मुशीर बराए खजाना अब्दुल हफीज शेख ने मुआशी टीम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और स्कीम से फ़ायदा उठाने वालों के लिए 3 दिन और भी बढ़ा दिए। कहा भाई रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। वैसे अगर मुद्दत बढ़ाने की बात है तो पाकिस्तान ने मुल्क में 14 लाख बाकायदा इंदराज शुदा अफगान महाजरीन के क़याम की मुद्दत में मजीद 1 साल यानी कि 30 जून 2020 तक की तौसीक कर दी। वैसे अगर बात की जाए कुछ पाकिस्तान अफगानिस्तान की तो क्या याद आया, मैच याद आया। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को क्रिकेट के मैदान में किया धोया, स्टेडियम से लेकर सोशल मीडिया तक तूफान आ गया। मैच के दौरान तो यूं लगा जैसे अब अस्पताल पहुंचे कि तब पहुंचे। खैर, शायकीन की बदतमीजी, तरह तरह के स्टेटस, मीम्स, जो भी हो, जीत का मजा खूब आया। मजा हुआ किरकिरा कैसे, ये भी जानिए। मजा हुआ किरकिरा उस वक्त जब ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओग्रा ने 1 जुलाई से गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब सीएनजी हो या फिर गैस, इसकी कीमतें बढ़ गई हैं, लेकिन पेट्रोल की कीमत इसे बरकरार रखा जाएगा, ये भी हुआ है। तो भाई ये हुआ वो कुछ जो हमने आपको बता दिया। अब जरा अपनी टॉप स्टोरीज की तरफ चलें, शामिल करें। तो जनाब टॉप स्टोरीज आपके सामने रखते हैं। मजहब के साथ रिश्ता कमजोर हो रहा था, फिल्म इंडस्ट्री में मजीद काम नहीं कर सकती। दंगल गर्ल सायरा वसीम ने फिल्मी दुनिया को टाटा कहा। मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली बॉलीवुड अदाकारा ने फिल्म दंगल सीक्रेट सुपरस्टार से शोहरत पाई थी। काला धन सफेद करने की मुद्दत खत्म, टैक्स एमनेस्टी स्कीम से कितने लोगों ने फायदा उठाया, काला धन सफेद होने से क्या मुल्क की मईशत पर असर पड़ेगा, जानिए कुछ देर बाद नया दिन में। फैसलाबाद के 2 लाख घरों में चूल्हा ठंडा, पालूस मजदूरों की बेरोजगारी से परेशानियां बढ़ने का खदशा। सनतों के शहर में 1 हफ्ते के दौरान 4000 यूनिट्स बंद। शौहर की लापरवाही, बुर्क़े में खलाबाजियां, कराची के साहिल पर हलचल मचाने वाली बुर्का पोश है कौन, शहरियों को हैरान करने वाले रात से पर्दा उठेगा कुछ ही देर में। हम किसी से कम नहीं, ड्रोन बनाने के बैनुल-अक़वामी मुकाबले में पाकिस्तानी तलबा की धूम, हेलीकॉप्टर ड्रोन बनाया, पहली पोजीशन हासिल की। गुड मॉर्निंग। और कह सकते हैं हम यहाँ पर कि मौज मस्ती खत्म हो गई, आप मुझसे खत्म हो गई, आप वापस आ गए स्टूडियो में। मैं वापस स्टूडियो में आ गया। किरण, वक्त लग जाता है, पेरेंट्स को वक्त लग जाता है जब छुट्टियां खत्म होते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, तो आसानी से गई बेटी? नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं गई। एनीवेज जनाब, गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं। स्पेसिफिकली कराची के पेरेंट्स ने आज यूं किया किरण, शुक्र है स्कूल खुल गए हैं, बहुत अन्नी पाई हुई थी बच्चों ने घर में, और अगर आज छुट्टी ना होती तो बच्चे कहते हैं हमें बाहर लेकर चले, मौसम बहुत जबरदस्त है। लेकिन शुएब, आधे से 1 घंटे में ना सारे के सारे पेरेंट्स दोबारा बच्चों को याद कर रहे होंगे और वही टाइम दोहरा रहे होंगे, सारे का सारा। ये भी होगा। हमारे नुमाइंदे सलमान अहमद हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जरा उनसे पूछते हैं कि आज स्कूल के बाहर जब वो गए तो उन्होंने क्या देखा, कि बच्चे वाकई खुशी खुशी जा रहे थे और कोई बच्चा रो तो नहीं रहा था। सलमान, बताइएगा कि क्या अटेंडेंस बता रही है, कितने स्टूडेंट्स आए हैं आज, या कोई कह रहा है भाई मौसम अच्छा है छुट्टी मनाओ? दिल तो मेरा भी है। बिल्कुल शुएब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और कराची में बच्चों को जो सहरी तहरी का जो वक्त था वो खत्म हो गया और फूल जैसे चेहरे सुबह सुबह अपने स्कूल पहुंचे हैं। और मौसम गर्मा की जो तातीलात थी वो खत्म होते ही सिंध भर के तालीमी इदारे खुल गए हैं और कई निजी स्कूल ऐसे जरूर थे जिन्होंने मनमानी करते हुए ताखिर से छुट्टियों का ऐलान किया था, तो वो 1 हफ्ते बाद खुलेंगे। लेकिन शुएब, आज जो मौसम है
वो इंतहाई औसम है, जिसकी वजह से जो आज बादल भी छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, और बच्चे अगर जिनका मूड खराब भी था तो जब वो स्कूल पहुंचे तो हम देखे उनके मूड जो है वो बिल्कुल बहुत अच्छे हो गए, खुशगवार हो गए। और जो वालिदैन थे उन्होंने भी इंतहाई खुशी का इजहार किया है कि चले जो छुट्टियां थी। सलमान, आप मुझे ये बताएं, अगर आज आप स्कूल जा रहे होते, आप बच्चे होते और ये मौसम होता, आप क्या करते? देखें शुएब, आपस की बातें जाहिर है, मेरा तो यही दिल करता कि मैं आज भी छुट्टी करता और अपने पेरेंट्स को राजी करता कि आज किसी पिकनिक पॉइंट पे जाएं। लेकिन क्योंकि बच्चे जब स्कूल आ रहे थे तो हल्की फुल्की फुहार भी पड़ रही थी, जिसकी वजह से बच्चों का मूड था खुशगवार हुआ। कई बच्चे तो इतने एक्साइटेड लगे कि उन्होंने कहा कि हम रात भर सोए नहीं, कि हमें स्कूल जाना है, हमारे नए दोस्त बनेंगे, नई क्लास में जाएंगे, नया यूनिफॉर्म तो उन्होंने अपने मलबूस किया हुआ था, कोर्स नया होगा, तो इंतहाई खुशी का इजहार भी कर रहे थे। कुछ बच्चे ऐसे नजर आए जो रोते हुए भी नजर आए, क्योंकि वो जो बहुत ये वो कुछ बच्चे हैं सलमान जो अदरवाइज शायद रोते हुए जाते होंगे। कोई बात नहीं, आप साथ मौजूद थे और आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और छुट्टियां खत्म हो चुके हैं और अब बच्चों को भी चाहिए कि ये रोना थोड़ा बंद करें और खुश स्कूल जाएं। जो बच्चे भी ऐसे हैं जो कि जाने के लिए जिद करते हैं कि हमने नहीं जाना, हाँ, जो मुंह सूरते हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। एनीवेज, वापस आज हमारे पे एक बड़ी ही जबरदस्त खबर आपके सामने हम रखेंगे। टर्की से रिपोर्ट हुई है, उसके विजुअल्स थोड़ा सा डराया उन विजुअल्स ने पहले, लेकिन इस्तांबुल अलजायर में से ताल्लुक रखने वाला 17 साला सयाह, इन्होंने बुलंद इमारत की बालकनी से नीचे गिरने वाली 2 साला बच्ची को कैच किया, उसकी आप कह सकते हैं ज़िंदगी बचा ली, क्योंकि वो वहाँ से गुजर रहे थे। और ऐसा नहीं है वो अकेले थे और आसपास और लोग खड़े थे, पर ज़ाहिर अपनी बातों में वो बिजी थे, बट उन्होंने देखा एक बच्ची ऊपर है और बालकनी में वो झूल रही है। उन्होंने एंटिसिपेट कर लिया कि शी कुड फॉल, और जैसे ही बच्ची गिरी उन्होंने एक्टिवली उसको कैच किया और उसके बाद कह सकते हैं कि उन्होंने उसकी जान बचा ली। और बहुत ही ज्यादा खुश थे उस बच्चे के पेरेंट्स, वो नीचे आए, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा किया। हीरो कह रहे हैं एग्जैक्टली किरण, इतनी ऊंचाई से बच्ची, एक तो आप देखते ही नहीं है कि शायद कोई गिर जाएगी या गिर जाएगा, और आपने देख लिया और आपने उसे कैच किया, तो ही इज रियल हीरो। जो अलर्ट भी था और इसके अलावा उसने हाजिर दिमागी का मुजाहिरा भी किया। वापस आ जाए, देख लिया मैंने। अब जरा सुनिए एक शौहर का, नहीं, बीवी का किस्सा। शौहर से घर के काम कराए, खातून को जेल की हवा खाना पड़ी। ऐसा बरतानिया में हो गया। बरतानिया की 58 साला खातून थी और इनको गालिब बर्ताव के जुर्म में ये सजा मिली है। तकरीबन 17 घंटे तक जेल की हवा इन्हें खाना पड़ी और वो अपने शौहर पर घर को साफ करने के लिए जोर देती रहती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि मालूम कैसे हुआ कि वो गालिब रवैया था। वो जब शौहर अपने वर्क प्लेस पे थे, वहाँ पे विजिट किया गया, जब विजिट किया जॉब सेंटर की तरफ से, जॉब सेंटर यूके के अमले की तरफ से, तो उन्होंने देखा बड़े गुस्से में। उन्होंने पूछा गुस्से में क्यों है, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि मेरी बेगम मुझसे बहुत काम करवाते हैं घर में, इसलिए थोड़ा सा ना मैं चिड़चिड़ा भी हो रहा। तो फिर उन्होंने छापा मारा, हाँ एग्जैक्टली, ये छापा मार के मालूम है कि अच्छा ये काम हो रहा है, ठीक है पढ़ो इन्नू। अब जरा बात कर लेते हैं मुल्क में होने वाली सियासी हलचल की, सियासी सूरत हाल की। क्या नून लीग धड़ेबंदी का शिकार हो गई? क्या पार्टी में एक नहीं 2 बयानिए चल रहे हैं? क्योंकि हुकूमती अरकान के दावे कुछ ऐसे ही हैं, वहाँ से कुछ ऐसी बात की जा रही है। वफाकी वज़ीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी के मुताबिक जिसने मरियम नवाज की बात मानी वो सियासत के मैदान में तबाही से दो चार हुआ। नून लीग में क़यादत की रस्साकशी जारी है। शहबाज शरीफ ने मरियम नवाज का बयानिया बताया, वो वहाँ चल रहा है। मरियम नवाज ने अपने वालिद को इक़्तिदार से भी निकलवाया, जेल भेजा। उन्होंने ये भी कहा क्योंकि शहबाज शरीफ पार्टी में फजले इलाही या रफीक तारड़ बन चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है, ये भी कहा है। और उधर वजीर आला पंजाब के तर्जुमान शहबाज गिल, उनका दावा, किरण उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो दावा किया है कि 15 मुस्लिम लीग नून के अरकान ऐसे थे जो बनी गाला गए मुलाकात की। कुछ ने तरदीद की, कुछ ने इकरार भी कर लिया है। नाम दोनों तरफ से नहीं बताए जा रहे, लेकिन ये जरूर हो रहा है कि वो कह रहे हैं 15 से भी ये तादाद बढ़ सकती है, तो इस सब के ऊपर ही बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि हुकूमती मौक़िफ़ क्या है वो भी रखें आपके सामने। और साथ के साथ PML रहनुमा वो भी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ हैं। राना सनाउल्लाह साहब, वेलकम टू नया दिन। ये फरमाइएगा, क्या वाकई ऐसा हो रहा है? क्या नून लीग में 2 अलग अलग बयानी है? क्या नून लीग में 2 धड़े हैं, फूट पड़ गई है? देखिए, अगर आप पिंडी के शैतान और जेलम के डब्बू की बात के ऊपर यकीन करें तो मेरा ख्याल है कि फिर तो हर दिन जो है वो बिल्कुल नया दिन और फिर नई कहानी होगी। इन लोगों का काम है कि इस किस्म की कन्फ्यूजन फैलाना
और मीडिया को नॉन इश्यूज की तरफ जो है वो अट्रैक्ट करना। राणा साहब कोई नहीं गया बनीगाला मुलाकात करने? देखें जी, इन्होंने पहले जो है वो कहा कि जी 15 लोग गए हैं। जब हमने इनको चैलेंज किया तो इन्होंने कहा कि जी नहीं, हम जो है वो नाम अभी बता रहे हैं। फिर बताते बताते फिर इन्होंने कोई 3-4 लोगों के जो है वो नाम लिए। अब 3-4 लोग जिनके इन्होंने नाम लिए, उन लोगों की तरफ से तरदीद आ गई। तो अब ये मामला है कि मीडिया जो है वो कंट्रोल्ड भी है, अंडर प्रेशर भी है। राणा साहब, आपके इल्म में क्या है, कौन कौन लोग हैं? और वो जो कह रहे हैं कि जी 15 से आगे लोग हैं, वो कौन लोग हैं? और आप लोगों को क्या इस बात की टेंशन नहीं है? नहीं, देखें, बात ये है कि हमें तो टेंशन तब हो ना कि अगर वो कहें कि जी 15 लोग गए और 15 लोग जो है वो उनकी बात की तायीद करें। इन्होंने 15 लोगों का कहा, फिर उसके बाद 12 लोगों का कहा, फिर उसके बाद 31 लोगों का कहा, नाम इन्होंने लिए 3-4। अब देखें, जो कंट्रोल्ड मीडिया है और अंडर प्रेशर मीडिया है, मीडिया को जो एडवाइस जारी की जाती है उसी तरह से मीडिया जो है वो बिहेव करना शुरू कर देता है। अब हमें भी ये तो इल्जाम है राणा साहब, मजबूरी का एहसास है कि आखिर आप लोगों की भी नौकरी है, आप लोगों ने भी तो राणा साहब ये तो इल्जाम है। मुझे हम आपको कैसे इनवाइट एग्जैक्टली आपको मौक़िफ़ ले रहे हैं। और साथ साथ किरण, मैं इनसे भी पूछूंगा, अगर आप कह रहे हैं कि नाम नहीं है, तो जलील शरकपुरी साहब, उन्होंने तो कहा कि हाँ मैं गया था, हल्के के मसाइल के लिए गया था, बात करने गया था पीएम से। तो फिर बड़ी अच्छी बात है। अगर कोई हल्के के मिसाइल के लिए गया है तो ये पूरी दुनिया में डेमोक्रेसीज में होता है। और लोग जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव जो प्रोविंस का हो या मुल्क का हो, अपोजिशन के लोग अपने हल्के के मिसाइल के लिए अपने तो राणा साहब, यानी यू कैन नॉट डिनाई, फिर लोग तो गए हैं, लोग तो मिले हैं, आप डिनाई तो नहीं कर सकते। नहीं, देखिए, बात ये है कि अगर एक आदमी गया है तो मैं कहूँ जी 10 लोग गए हैं, तो ये तो बात नामुनासिब है। सही। और फिर दूसरी बात ये है कि एक आदमी जो है वो सिर्फ मिलने के लिए गया है और मैं ये कहूँ कि जी नहीं, उसने जो है वो अपनी पार्टी को जो है वो छोड़ दिया है। यानी राणा साहब, कोई आपकी पार्टी से अगर मिलने गया है तो आपको उसमें कोई मसला नजर नहीं आ रहा, आपको लगता है वो कोई चैलेंज आपकी पार्टी के साथ रहेगा? इस वक्त शहबाज गिल, तर्जुमान पंजाब हुकूमत, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहबाज साहब, तरदीद तो उस तरीके से नहीं आ रही, नंबर की बात जरूर हो रही है कि 10 गए या 15 गए या 4 गए, क्यों गए इस पर बात हो रही है। आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, मैं चाहूंगा प्लीज शेयर कीजिएगा। बात यह है कि माजी में पाकिस्तान के अंदर नंबरान की खरीदो फरोख्त होती रही, क्योंकि हुकूमतों को नंबर गेम की जरूरत होती थी, या तो वो हुकूमत बना नहीं सकते थे या उनकी खिलाफत में एतमाद होता था। आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत को ऐसा कोई चैलेंज दरपेश इस टाइम नहीं है। अभी हमने बजट पास करवाया है, उसको जब ये मुलाकात हुई तो 24 घंटे भी नहीं हुए थे कि हमने बजट पास करवाया था, और ये सबको एविडेंट था कि हमें नंबर गेम्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोविंस में हमने, पंजाब में 15 मिनट के अंदर अंदर बजट हमारा पास हुआ, और फेडरल में भी आपने देखा हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो विद इन दैट टाइम जब मेंबरान मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारी तरफ से कोई हॉर्स ट्रेडिंग या लोगों को उस तरह से अप्रोच करने की कोई ज़रूरत या कोशिश नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो मेंबरान होते हैं वो फैसला करते हैं अवाम की नब्ज़ देख के और ओवरऑल अवाम की राय क्या है। अब उनको ये नज़र आ रहा है कि अब इमरान खान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसे फैसले भी कर चुकी है और कर रही है, और इस तरीके से गवर्न कर रही है कंट्री को जो लॉन्ग टर्म में कंट्री के लिए बेहतर है। और जो कुछ पिछली हुकूमत करके गई है मुल्क की माशियत के साथ, तो उससे मुल्क तबाही की तरफ गया है। अब ये मेंबरान जो हैं, इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ मुलाकात की है, उस्मान बुज़दार साहब के साथ जाकर। तो इससे जो सियासी पहलू है वो आपके बड़ा सामने है कि उन्होंने सरदार उस्मान बुज़दार साहब की सूबे में जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर उन्होंने अपने एतमाद का इजहार किया, प्राइम मिनिस्टर के एतमाद का इजहार किया। अच्छा, ये बता दीजिएगा कि ये 15 लोग कौन है, और जो कुछ मजीद लोगों के नाम भी थे, कुछ और मुलाकातें भी होनी थी जो PMLN से थे लेकिन वो वज़ीर आज़म से मिलना चाह रहे थे, वो उनके बारे में भी थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं क्या?
जी बिल्कुल, ये कोई ऐसी छुपने वाली चीजें तो होती नहीं है। वक्त के साथ साथ आपके सामने सारे नाम आ जाने हैं, सारे लोग आ जाने हैं, और इसमें कोई, मैंने जैसे आपको कहा कि या तो हमें कोई नंबर गेम की जरूरत होती है। नहीं, मैं ये चाह रही हूँ कि आप हमें नाम बता दें, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे ना, क्योंकि नाम वहां से भी सामने नहीं आ रहे, तो आप बता दीजिए। अगर ये बात इतनी सादा सी है, इतनी सीधी सी है, बता दीजिए प्लीज। साथ ही राणा साहब हम पूछ लेंगे उनसे। जी मैंने ये आपको कहा कि इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है, और रही बात नाम बताने की, तो वो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी वाइज वो बेहतर नहीं है इस टाइम हमारे लिए नाम बताना। अदरवाइज तो नाम आपको पहले बोलना। आप नहीं समझते ये अवाम का हक नहीं है कि उनको ये पता चले कि आखिर पीएमएलएन के कौन से लोग थे जो आपके पास आए थे मुलाकात के लिए, और अगर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए कि आपने तो बजट भी अप्रूव करा लिया था, फिर क्या मसला? फिर तो आप बता सकते हैं आराम से। गिल साहब जी, मैंने दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ कि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए बेहतर नहीं है। बल्कि बहुत सारे मेंबरान जो मिले हैं उनकी तस्वीरें भी इस टाइम लोगों के पास हैं और वो सर्कुलेट कर रही हैं, और आपको भी पता है, आपके भी वो पास है। लेकिन हमारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के लिए ये मुनासिब नहीं है कि मैं आपको उनके नाम पे। अच्छा, अब राणा सनोल्ला साहब आप बता दीजिएगा, ये तो कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, और अब इस सारे के सारे तनाजुर में, जबकि वो भी इतना इजी होके बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की बात कर रहे हैं, तो अब पीएमएलएन की क्या होगी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी? क्योंकि इसके बाद तो वाकई ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ हो रहे हैं, कहीं ना कहीं फूट वाकई पड़ चुकी है। इस वक्त इस हुकूमत का ये हाल है कि ये बिल्कुल एक डूबती कश्ती है, और लोगों को ये नजर आ रहा है कि इन लोगों ने जो आईएमएफ के साथ मिलके वारदात की है इस मुल्क की इकॉनमी को तबाह करने की, आप ही के पास तो ये जो है ये डूब रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों का ये ख्याल हो कि जाते चोर की लंगोटी ही सही, और वो लोग उन्होंने चाहा हो कि चलो इनसे कोई अपने हल्के के लिए फंड्स वगैरह ले लें, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन जो है वो तो अब साफ नजर आ रहे हैं कि इनसे तो हुकूमत या मुल्क चल नहीं रहा। तो इसलिए हो सकता है कि किसी का ये ख्याल हो कि जाते चोर की लंगोटी। राणा साहब देखिए, उनका पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है, वो कह रहे हैं हम नाम नहीं बताएंगे। आप आवाम को, अपने सपोर्टर्स को ऐसे लोगों के नाम नहीं बताना चाहेंगे कि जो बिल्कुल ऐसी सूरत हाल में कि जब आपके कायद जेल में है और अब आपके यहाँ हालात कोई बहुत ज्यादा अच्छे नहीं, आप ऑपोजिशन कर रहे हैं, ऑपोजिशन छोड़ के हुकूमत से मिलने जा रहे हैं, ऐसे लोगों के नाम तो आपको बताने चाहिए। नहीं देखें, बात ये है, और क्या आपके इल्म में नहीं है इनके बारे में? नहीं देखें, बात ये है कि दरअसल इससे पहले और पूरी दुनिया में जमहूरियत में लोग जो है वो एक दूसरे से मिलने को कोई ऐब नहीं समझते। ये तो दरअसल इस मुल्क की सियासत को गंदा किया है इमरान खान ने। ये जब कंटेनर पे चढ़ के इसने इस मुल्क की सियासी रवायात को तोड़ा, और इस आदमी ने जो है वो वहाँ पे जो है वो ओए तोए का कल्चर मुतारफ करवाया, तो उस वक्त से इस बात को जो है वो ऐप जाने लगा है। वरना हम अपोजिशन में होते थे तो हम हुकूमत के लोगों से मिलते थे, और जब हम हुकूमत में तो अपोजिशन लोग हमें मिलते थे। अब भी मैं ये आपको बता दूं कि मिनिस्टर लेवल के ऊपर, यानी सिर्फ इमरान खान की जो पर्सनैलिटी है वो इतनी, यानी जो है वो सियासी तौर पे जो है वो यानी काबिले नफरत हो चुकी है कि लोग मिलना गवारा नहीं करते। वरना फिर भी आपके एमपीएस जाके मिल रहे हैं एक दूसरे को, फिर भी आपके एमपीएस जाके मिल रहा साहब। एनीवेज थैंक यू सो वेरी मच, आप साथ मौजूद थे। शहबाज गिल साहब आपका भी शुक्रिया। अदनान साहब मैं आपकी तरफ आना चाहता हूँ, आप भी सुन रहे थे तर्जुमान पंजाब हुकूमत, एग्जैक्टली दूसरे की प्रायोरिटी नहीं है बताना कुछ भी। एक तो आपने क्या इससे समझा है, और क्या हमें समझा सकेंगे कि हो क्या रहा है, ये एग्जैक्टली पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है क्या? ये अपोजिशन का रवैया अग्रेसिव था, कभी मिड टर्म इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, कह रहे थे बजट पास नहीं होने देंगे। तो जाहिर है कि जो छोटी पार्टियों के साथ मखलूत हुकूमत बनी हुई है, तहरीक इंसाफ की अक्सरियत सादा अक्सरियत नहीं है ना पंजाब में। उन्होंने बहुत से लोगों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाई है, जैसे काफ लीग है, इंडिपेंडेंट्स हैं, इसी तरह सेंटर में 3-4 छोटे ग्रुप्स को मिलाकर साथ हुकूमत बनाई है। तो ख़तरा तो है तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कि अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर ज़्यादा ज़ोर लगाएं तो हुकूमत को ख़तरा हो सकता है। इधर उस्मान बुज़दार के बारे में भी अफवाहें चल रही थी कि इमरान खान खुद उन्हें तब्दील कर दें, उनकी परफॉर्मेंस से ज़्यादा खुश नहीं है, तो वो भी कार्रवाई डालना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखिए मैं आपके लिए
इतने बंदे तोड़ के ले आया हूँ नून लीग के। अदनान साहब, ये तहरीक इंसाफ को भी ये जी मैं जानना आपसे चाह रहा हूँ कि अगर पीएमएलएन के सूबाई रुकने असेंबली जाके मिलते हैं तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि अपोजिशन में ज़्यादा देर बैठना जो है मुमकिन नहीं होता। हमारे जो रिवायती सियासतदान हैं जो हल्के की सियासत करते हैं, उनको अपने हल्के के लोगों को मुतमईन करने के लिए कुछ फंड्स चाहिए होते हैं, जो वहाँ पे तरक्याती स्कीमें चाहिए होती हैं, अपने खर्चे चलाने के लिए फंड्स चाहिए होते हैं। आपको लगता है वो मिल जाएंगे? ऐसी मुलाकात से मिल जाएंगे जब वो रिप्रेजेंट एक जमात को कर रहे हैं जो कि ऑपोजिशन? ओके, बिल्कुल मिलेंगे। सही। अदनान साहब, मिलेंगे। 50 अरब रुपए की ब्लॉक एलोकेशन है पंजाब के बजट में, 50 अरब रुपए की। लेकिन वो ब्लॉक एलोकेशन में तो सवाल होता है अदनान साहब, ये ब्लॉक एलोकेशन पर ही तो सवाल होते हैं कि वो तो फिर अपने जो पसंदीदा लोग होते हैं उनको दिए जाते हैं, उनके डिपार्टमेंट्स को दिए जाते हैं। बिल्कुल, इसी पर तो हमेशा हम सवाल उठाते हैं। बिल्कुल क्लियर है। एग्जैक्टली, जो अपोजिशन के लोग ताउन करेंगे उनको फंड्स मिलेंगे मिल जाएंगे ब्लॉक एलोकेशन में से। तो सवाल तो हम मीडिया में उठाते रहते हैं, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स वाले इसकी कोई खास तवज्जो नहीं देते। सही। अब मुझे ये बता दें कि जो कहा जा रहा है कि 2 बयानिए चल रहे हैं और मरियम नवाज से मुतालिक जो फवाद चौधरी ने कहा कि उनकी बात पर जिसने अमल किया वो ख्वार हुआ, वो विद रेफरेंस टू नवाज शरीफ भी ये बात कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा है 2 बयानियों वाली बात? और मरियम नवाज, राना साहब ने इस सिलसिले में बिल्कुल डिनाई किया, उन्होंने नहीं माना इसको। राना साहब तो जाहिर है पार्टी के आदमी हैं, वो नवाज शरीफ कैंप के आदमी हैं और वो पार्टी के पर्दा डालने के लिए हैं, ना कि पार्टी को एक्सपोज करने के लिए। तो ये बात सही है कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मुफाहमत की सियासत चाहते हैं, ढील की सियासत चाहते हैं। जो मरियम नवाज़ हैं उनको पता चल गया है कि अब कोई इमरान खान इस मूड में नहीं है कि कोई डील या ढील दें, तो इन्होंने अपना रवैया ज़्यादा अग्रेसिव कर लिया है। मरियम के अग्रेसिव रवैये की वजह से नवाज शरीफ के लिए पहले भी मसाइल पैदा हुए थे, डॉन लीक्स का मसला हुआ था और वो जो बयानियाँ लेकर चलती रहीं, रियासती इदारों को उन्होंने अनॉय किया। अब भी उनका रवैया जो है आहिस्ता आहिस्ता एग्रेसिव हो रहा है। ये बात ठीक है कि और इससे आपको लगता है कि उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचेगा मजीद? जी बिल्कुल, जो दुनियादार लोग हैं जो रिवायती ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है, सूट नहीं करता। थैंक यू सो मच। अदनान साहब सादा मौजूद थे और आप भी इस पर राय दे रहे थे। एनीवेज बढ़ते हैं आगे और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से मुताल्लिक़ एक अहम खबर देते हैं, क्योंकि बहुत ही कहा जा रहा है कि एक अहम दौरा है, अमेरिका का दौरा है। इसी मंथ ये दौरा शेड्यूल किया जा रहा है। सदर ट्रंप से ये मुलाकात होगी। मुआविन खुसूसी नईमुल हक ने इससे मुताल्लिक़ कहा है कि अब दौरे की तारीखें तय पा चुकी हैं और डोनाल्ड ट्रंप चाह तो ये रहे थे कि जून में ये मुलाकात हो जाती, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि अभी मैं मुलाकात नहीं कर सकता, मैं बजट की वजह से थोड़ा सा मसरूफ़ हूँ, लेकिन जुलाई में आ सकते हैं। तो अब इस मंथ ये दौरा शेड्यूल किया जा रहा है, तारीखें तय पा चुकी हैं, बट अभी वो अनाउंस होना बाकी हैं। जो दौरे के जो शेड्यूल है यानी डिटेल्स है वो आना अभी बाकी है। पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की साजिशें करने वालों के दांत हुए खट्टे कैसे, ये हम आपको बताते हैं। बरतानवी शाही खानदान ने इसी साल के ठंडे मौसम में, ठंडी हवा में पाक बरतानिया ताल्लुकात में नई गर्मजोशी का ऐलान किया। लेडी डायना के बड़े साहिबजादे शहजादा विलियम और शाही खानदान की बहू केट मिडल्टन पाकिस्तान आ रहे हैं। तो क्या तैयारियां रहेंगी, किन कलर्स का वो इंतखाब करेंगे, कैसी पोशाक पहनेंगे, ये सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एग्जैक्टली, इस सब पर मैंने रिपोर्ट तैयार की, आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान अमन का गहवारा बन चुका। ताज़ा बरतानवी फैसले ने भी मोहरे तस्दीक जब्त कर दी। किंगस्टन पैलेस की ट्वीट में इसी साल शाही जोड़े के दौरे पाकिस्तान का ऐलान जो कर दिया गया। सर्द मौसम में पाक बरतानिया ताल्लुकात की गर्मजोशी दुनिया देखेगी। शहजादा विलियम और इनकी अहलिया केट मिडल्टन खज़ा में बहार बन के पहुँचेंगी। शाही जोड़े के दौरे का ऐलान बरतानवी दफ्तर खारजा और दौलत मुश्तरका की दरख्वास्त पर किया गया। हतमी शेड्यूल बाद में जारी होगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर का हुकूमत पाकिस्तान और अवाम की जानिब से शाही ऐलान का खैर मकदम। कहा ये पाक बरतानिया करीबी ताल्लुकात का अक्कास है। पाकिस्तान में बरतानवी कमिश्नर भी खुशी से निहाल। थॉमस ड्रू ने अपनी ट्वीट में कहा शाही जोड़े का पुरतपाक और शानदार इस्तकबाल किया जाएगा। शाही घराने के अफराद का ये 2006 के बाद पहला दौरा होगा। 2006 में शहजादा चार्ल्स और कमीला पार्कर पाकिस्तान आए। 1991 में शहजादा विलियम की वालदा लेडी डियाना भी दौरा पाकिस्तान कर चुकी, जबकि बरतानवी मलका एलिजाबेथ दो मर्तबा पाकिस्तान की मेहमान बनी। उन्होंने 1961 और 1997 में पाकिस्तान का दौरा किया था। मरी में तेज आंधी आई, इसके बायस पथरी आटा में केबल कार का जो रस्सा था ये उतर गया था
और अब इसी सिलसिले में हम आपको अपडेट दें, इसमें फंसे 96 सयाहों को 10 घंटों के बाद में बाहिफाजत निकाला गया है। ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। हफ्ते की रात थी, मलिका कौसार में आंधी आई, बारिश हुई। इसके बायस ही पथरियाटा में केबल कार का रस्सा पुलिस से उतरा और 12 केबिन्स में सवार सयाह फजा में लटक कर रह गए। बारिश थी, आंधी थी, जैसे ही ये रुकी रेस्क्यू टीम्स यहाँ पहुंची और फिर उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। 10 घंटों पर मुश्तमिल था ये ऑपरेशन और फिर सारी कोशिशों के बाद बहिफाजत इनको निकाल लिया गया। हर क्वेश्चंस अब हो रहे हैं कि मेंटेनेंस भी होनी चाहिए और हर पार्क की और हर ऐसी जगह की होनी चाहिए जहाँ पर सयाह जाते हैं, क्योंकि कुदरती हुस्न से माला माल पाकिस्तान, हमारी वादियाँ खूबसूरत हैं और सयाहों की तवज्जो का मरकज़ भी हैं। ये हफ्ता कराची वालों के लिए कैसा रहेगा मौसम के एतबार से? क्या शहर में बादल बरसेंगे या सूरज आग बरसाएगा? वैसे आज सवेरे ऐसा लग नहीं रहा था कि सूरज दिखाई देगा। आज तो ऐसा लग रहा था कि आज की जो मौसम है ये ऐसा ही रहेगा और हम दुआ भी करें मौसम ऐसा ही रहे। इतना प्यारा मौसम, एग्जैक्टली इतना प्यारा ही मौसम रहे, क्योंकि सिर्फ कराची ने, मुल्क के दीगर हिस्सों की बात भी करेंगे। हमें ज्वाइन किया मेट्रोलॉजिस्ट जवाद मेमन साहब ने। सर बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। आज सुबह मौसम बहुत अच्छे से, किरण भी बता रही थी, आज तो हमारा भी दिल कर रहा है छुट्टी मिल जाती हम कहीं घूमने जाते। अब ये बताइए मौसम कितने दिनों तक ऐसे रहने वाला है? कितने घंटों तक, मैं तो कहूँगा किरण। मौसम जो है अगले कुछ दिनों तक जो है वो इसी तरह चलता रहेगा और इस वक्त भी कराची का मौसम बहुत अच्छा है। टिपिकल मानसून ऑनसेट से पहले जो मौसम होता है हमारे यहाँ वो है। दिन के टाइम जो है वो हल्की फुल्की गर्मी रहेगी, 35 से 36 डिग्री तक हमारा वो टेम्परेचर रहेगा। ह्यूमिडिटी होने की वजह से थोड़ा सा जो है वो फील्स लाइक टेम्परेचर जो है वो 39-40 डिग्री तक हवाएं चलती रहेंगी। समुद्री हवाएं बिल्कुल नॉर्मली चलती रहेंगी और रात और दिन के टाइम पे जो है हल्की फुल्की इसी तरीके से बारिश होती रहेगी। यानी मंडे टू संडे तकरीबन एक जैसा मौसम ही रहेगा, तकरीबन एक ही जैसा मौसम रहेगा। इसमें वेडनेसडे से थर्सडे के दरमियान जो है समुद्री हवाएं मज़ीद कुछ और पिकअप करेंगी, जो 40-45 तक किलोमीटर्स तक जो हैं वो चल सकती हैं। तो इस दौरान मौसम मज़ीद इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। यानी वेडनेसडे शाम ज़्यादा अच्छी होगी, अदरवाइज बाकी दिन भी मौसम बेहतरीन रहेगा। लेकिन मुझे ये बताएं, कोई तेज़ बारिश का भी इम्कान है जुलाई के मौसम में या हल्की फुल्की फुहार से गुजारा चलाना पड़ेगा? फ़िलहाल तो इस हफ्ते हल्की फुल्की फुहार से गुजारा चलाना पड़ेगा, लेकिन इंशाल्लाह मिड ऑफ जुलाई में एक अच्छा सिस्टम एक्सपेक्टेड है जिसमें कराची और उसके आसपास के एरिया में शायद कुछ अच्छी बारिश हो जाए। ओके, अब मुझे ये बताएं कि टाइड्स से मुताल्लिक क्या शेयर कर सकते हैं? ज़ाहिर है मौसम अच्छा होगा तो सबकी कोशिश होती है कि फ़ौरन आप जाएँ सी व्यू पर। टाइड्स अगले 3-4 दिन तक तो काफ़ी हद तक नॉर्मल रहेंगी, लेकिन जैसे कि मैंने पहले बताया कि कमिंग वेडनेसडे थर्सडे से जो है वो थोड़ी बहुत विंड्स रहेंगी, तो उसके साथ साथ जो है वो टाइड्स में भी इजाफा होगा और नेक्स्ट वीकेंड तक यानी कि सैटरडे संडे तक थोड़ी बहुत हाई टाइड्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और फिर अब ज़रा ना कराची से बाहर निकलते हैं ना भाई, मुल्क भर के बारे में बता दें, वहाँ कैसा मौसम रहेगा दीगर सूबों में, दीगर शहरों में? मुल्क से बाहर अगर हम जाते हैं तो जैसे कि लास्ट वीक हमने बताया था कि इस वक्त अपर एरियाज़ में, पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में प्री मानसून काफ़ी हद तक एक्टिव है और पिछले हफ्ते भी वहाँ से काफ़ी अच्छी बारिश की अपडेट्स मिलती रही हैं। तो नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर बात करें तो इसी तरीके से वहाँ भी यहाँ मौसम चलता रहेगा। प्री मानसून जो है वो काफ़ी हद तक एक्टिव रहेगा। पेशावर इसके आसपास के एरिया में अच्छी बारिश इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है। थोड़ा सा डाउनवर्ड्स आते हैं पंजाब की साइड पे, इस्लामाबाद रीजन, रावलपिंडी रीजन में तो पिछले 2 दिन पहले बहुत अच्छी बारिश वहाँ पर रिकॉर्ड की गई। प्री मानसून की काफ़ी अच्छी बारिश थी और ये भी मज़ीद इसी हफ्ते जो है इसी तरीके से चलता रहेगा। और एक सवाल का जवाब और भी दे दें, पड़ोसी मुल्क में बारिशें हुई, वहाँ पर हादसात हुए, लोगों की जानें भी गई, लोग ज़ख्मी भी हुए, कुछ वो वैसी हवाएं, कुछ खुदा न खास्ता वैसी सूरत हाल यहाँ तो नहीं है हमारी? नहीं, फ़िलहाल तो इस तरीके की कोई सिचुएशन अभी नहीं देखने में आ रही है, लेकिन अपर एरियाज़ में जो बारिशें हैं उनसे लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जवाद, आप हमारे साथ थे और मौसम की हर अदब ने हमें अपडेट किया। और स्पेशली करना अच्छी बात है, कराची का मौसम तकरीबन इस पूरे हफ्ते ऐसा ही रहेगा। एनीवेज चंद दिन पहले हमने आपको दिखाया था सलीम भाई एक आम आदमी और उनकी खास परेशानी वो थी बिजली के बिल की परेशानी, लेकिन ऐसे हल की थी फवाद ज़ैदी ने। अब डॉलर महंगा होने के बाद वो फिर परेशान है, यानी सलीम भाई का आम आदमी फिर परेशान है कि अब सरमायाकारी कहाँ करे। यानी जिसके पास पैसे हैं वो सोच रहा है कि मुझे कहीं इन्वेस्ट करने हैं तो कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। एक बार फिर फवाद ज़ैदी ने उनका हाथ थामा और लेकर चले गए उन्हें समझाने। तो क्या रहा मामला आपके सामने रखेंगे।
कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। काश मैं थोड़े से डॉलर खरीद रहता तो कितना फ़ायदा होता। आपकी तरह हर मिडिल क्लास तबके की यही सोच है, रिवायती सोच है कि डॉलर वो कर रहा है और ये डॉलर का फंडा जो है ना वो समझ में नहीं आता। लेकिन आप कितने के डॉलर ख़रीद लेते हैं? ये तकरीबन 3 लाख के। 3 लाख के। और आपको पता है अगर आप 3 लाख के डॉलर ख़रीदते तो 1 साल पहले कितने आते हैं आपके पास? ये तो मालूम नहीं। चले मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 1 साल पहले 3 लाख रुपए के डॉलर ख़रीदते तो कमोबेश आपके पास आते 2,500 डॉलर। इससे कितना फ़ायदा होता? ये अच्छा सवाल है। 2,500 डॉलर से आपको फ़ायदा होता 60 से 70 हज़ार रुपये का। लेकिन अगर यही पैसा 3 लाख रुपए आप म्यूचुअल फ़ंड में पैसा लगाते तो ना ही कोई आपको डूबने की टेंशन होती और ना ही ये सोचने की कि क्या काम करूं, क्योंकि म्यूचुअल फ़ंड वाले एक्सपर्ट खुद आपका पैसा बेहतर जगह लगाते हैं। अरे वाह, ये तो हमें मालूम ही नहीं था। हाँ, चलो मैं आपको एक माहिर मौशियात से मिलवाता हूँ जो हमें बताएंगे कि सिर्फ डॉलर में ही पैसा इन्वेस्ट करके पैसा नहीं बनाया जा सकता, बल्कि और कौन कौन से तरीक़े हैं जिसमें आप पैसा लगा के पैसा बना सकते हैं। आइए चलते हैं। तो माहिर मौशियात अहमद सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद भाई, कैसे हैं? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अहमद भाई, ये हमारे दोस्त हैं सलीम भाई, ये परेशान हैं कि अपना सरमाया ये कहाँ पे लगाएं, तो डॉलर के अलावा इनके पास और क्या क्या रास्ते हैं जहाँ पर ये इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखें, ये बहुत अहम सवाल है और बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि क्या डॉलर ही वाहिद तरीका है हमारे पास सरमायाकारी का। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। डॉलर के अलावा बेशुमार तरीके हैं जहाँ पे आप न सिर्फ अपना सरमाया लगा सकते हैं बल्कि वो महफूज भी होगा और एक अच्छा आपको उसके ऊपर आमदनी या नफ़ा भी मिलेगा। उसकी मिसाल ऐसे है कि आप बैंकों में सरमायाकारी कर सकते हैं और मुख्तलिफ मुद्दत की सरमायाकारी कर सकते हैं। आप म्यूचुअल फंड्स में जा सकते हैं और अब पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के म्यूचुअल फंड्स हैं। स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स हैं, इनकम फंड्स हैं, गोल्ड फंड हैं और इवन रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी फंड भी मौजूद हैं। तो इनमें सरमायाकारी की जा सकती है और ये हुकूमत से मंजूर शुदा होते हैं, SECP से लाइसेंस याफ्ता होते हैं। तो आपको ये भी ख़तरा नहीं होता कि आपका पैसा डूब जाएगा और आप एक अच्छे तरीके से उसमें अपने इस पैसे को इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और माहिरीन की ज़िम्मेदारी लगा सकते हैं कि वो इस पैसे को अच्छी तरह मैनेज करें और एक आपको एक अच्छा नफ़ा अदा करें। तो बैंकिंग आपके पास मौजूद है। अब तो इस्लामिक बैंकिंग भी आ गई है। वही मैं आपसे बोलता कि बैंकिंग सेक्टर पे अमूमन एतराज़ उठाया जाता है, लोगों के दिल में एक एतराज़ होता है, तो इस्लामिक बैंकारी भी जी अब तो बिल्कुल पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है और बहुत अच्छा नफ़ा वो अपने कस्टमर्स को ऑफ़र करते हैं मुख्तलिफ मुद्दत के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद सिद्दीकी साहब आपके वक्त के लिए। एक आम आदमी की परेशानी इस तरीके से हम हल करते हैं, एक टॉपिक पिक करेंगे और उसका हल सामने लेकर आएंगे। एनीवेज, एक और मसला है और वो है सनत के शोबे का मसला। कहा यह जा रहा है कि सनतों के शहर यानी फैसलाबाद यहाँ पर काले बादल मंडला रहे हैं क्योंकि एम्ब्रॉयडरी सेक्टर मुकम्मल बंद हो गया और इसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब तबाही के दहाने पर पहुंच गई है। और अगर सिर्फ एक हफ्ते की बात करें तो इस दौरान 4,000 से ज़ायद यूनिट्स पर मुश्तमिल एम्ब्रॉयडरी सेक्टर बंद हुआ है और मालिकान ने एहतजाजन अब तहरीक का ऐलान भी कर दिया है। सनतकारों के मुताबिक एम्ब्रॉयडरी सेक्टर बंद होने से 2 लाख मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री टेक्सटाइल सेक्टर में रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। टैक्सेस के सुनामी में सनतों का दिया एक एक करके बुझ रहा है और ऐसे ही होता रहा तो हुकूमती अदम तवज्जोही ये साबित हो जाएगी, लेकिन लोगों के घरों के चूल्हे ये ठंडे हो जाएंगे। एक शख्स की नौकरी का जाना एक ख़ानदान के लिए मुश्किल लेकर आता है। इसी सब के ऊपर बात कर लेंगे अपने नुमाइंदे से। अब्दुल अहद हमारे साथ है। अब्दुल अहद, 2000 लोग ये जो सनत से वाबस्ता लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 2000 लोगों का रोज़गार जा रहा है। तो आप ये बताइएगा कि आपके पास खबर क्या है, क्या वाकई 2000 लोगों के घरों के चूल्हे ठंडे होने जा रहे हैं या फिगर इससे ज़्यादा है? जी बिल्कुल, मुल्क की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि एक एक करके अब सनती शहर की तमाम तर सनतें जो है वो दम तोड़ती जा रही हैं। बजट से पहले की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी तमाम तर सनतों को, लेकिन जैसे ही बजट आया बेशुमार टैक्सेस लगा दिए गए तमाम तर सनतों के ऊपर। तैयार प्रोडक्ट पर भी टैक्सेस लगा दिए गए, रॉ मटीरियल पर भी टैक्सेस लगा दिए गए, जिससे पाकिस्तान के कपड़े की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई और जो फ़ॉरेन बायर है उसकी पहुँच से ये दूर हो गया कपड़ा, जिसकी वजह से मजबूरन जो है अब हमारा कपड़ा बिक नहीं रहा और जितने भी यहाँ पर टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री मालिकान हैं उनको मजबूर होकर अपनी इंडस्ट्री बंद करना पड़ रही है। अब्दुल अहद, ये इम्पैक्ट इतनी जल्दी आ गया है, ये टैक्सेस और फिर कपड़ा ना बिकना, ये इम्पैक्ट इतना क्विक?
जी बिल्कुल, ये इम्पैक्ट कुछ इस तरह से बहुत जल्दी आया है क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्लैक माफिया जो है वो बहुत ज़्यादा सरगर्म है। अगर बात की जाए एम्ब्रॉयडरी की तो यहाँ पर धागा रातों रात 30 से 35 रुपये महंगा हो गया जैसे ही बजट का ऐलान किया गया, बल्कि अभी बजट मंजूर भी नहीं हुआ था तो उससे पहले ही मार्केट के अंदर से जो एम्ब्रॉयडरी का धागा होता है वो गायब हो गया और उसकी कीमतों के अंदर 30 से 35 रुपये तक इजाफा किया गया, यानी कि 30 से 35% एक कौन पर इजाफा हो गया, जिसके बायस इतना महंगा धागा खरीद कर उसको एम्ब्रॉयडरी के अंदर इस्तेमाल करना सनतकारों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। और अगर दूसरी बात की जाए तो केमिकल्स रॉ मटेरियल के अंदर आते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए, उस पर बेजा टैक्सेस लगाए गए क्योंकि तमाम के तमाम केमिकल इंपोर्ट किए जाते हैं। जैसे इंपोर्ट पर टैक्स लगा वैसे ही केमिकल्स पर टैक्स लग गया। तमाम तर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो भी अब खासी जो है वो तबाही का शिकार हो रही है। अगर एम्ब्रॉयडरी की बात की जाए तो तकरीबन 4000 से ज़ायद यूनिट्स जो हैं वो अब बंद हो चुके हैं। अब्दुल अहद, मैं इन्हीं 4000 यूनिट्स से मुताल्लिक आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ, टोटल कितने यूनिट्स हैं और ये क्या एक हफ्ते में ही सारे के सारे बंद हो गए, ये पहले से कुछ मामला चल रहे थे ऐसे? जी बिल्कुल, अगर एम्ब्रॉयडरी की बात की जाए तो एम्ब्रॉयडरी के तकरीबन 4000 से ज़ायद यूनिट सिर्फ फैसलाबाद के अंदर मौजूद हैं और जैसे ही बजट आया तब से ही मुश्किलात का शिकार हैं ये तमाम यूनिट्स है क्योंकि धागा मिलना बंद हो गया था और जितने भी बाकी माफियाज थे उन्होंने धागा को स्टोर करना शुरू कर दिया था, जिसके बायस एम्ब्रॉयडरी मालिकान के पास स्टॉक के अंदर कोई धागा मौजूद नहीं था और जो धागा मार्केट से मिल रहा था उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई थी। जब 4000 अचानक से 4000 फैक्ट्रियाँ जब बंद हुई हैं, 4000 यूनिट्स बंद हुए हैं तो ऑटोमेटिकली उसका सारा का सारा इम्पैक्ट जो है वो मजदूरों के ऊपर आया है और 2 से 2.5 लाख मजदूर सिर्फ फैसलाबाद के अंदर बताया जा रहा है फैक्ट्री मालिकान की जानिब से, ये एम्ब्रॉयडरी एसोसिएशन की जानिब से कि 2.5 लाख से ज़ायद मजदूर जो हैं वो सिर्फ एम्ब्रॉयडरी और अब ये एसोसिएशन अब वो एहतजाज कर रहे हैं तो वो फिर क्या चाह रहे हैं, एहतजाज के नतीजे में वो लोग चाह क्या रहे हैं ये बता दीजिएगा कि ये मसला हल कैसे किया जाए। जी बिल्कुल, फैक्ट्री मालिकान सिर्फ फैक्ट्री मालिकान एम्ब्रॉयडरी के नहीं बल्कि तमाम सनतकार यही चाह रहे हैं कि जो बेजा टैक्सेस लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए फौरी तौर पर, कोई ऐसा रिलीफ फराहम किया जाए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो दोबारा से चल सके क्योंकि किसी भी मुल्क में दुनिया के जो है वो एक्सपोर्ट पर टैक्स नहीं लगाया जाता, लेकिन पाकिस्तान में एक्सपोर्ट पर भी टैक्स लगा दिया गया है, जिसका तूफान है और साथ में एहतजाज की बातें हैं तो इस सब में वो जो 2 लाख मजदूर बेरोजगार हुए हैं उनके लिए क्या सोचा जा रहा है, फौरी तौर पर उनके लिए क्या किया जा रहा है? अजी फौरी तौर पर तो उन मज़दूरों के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा, वो मज़दूरों के चूल्हे जो हैं ठंडे पड़ चुके हैं, उनके बच्चे आज भी जो हैं वो भूख से बिलक रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई ऐसी हिकमत अमली तैयार नहीं की जा रही कि इन फैक्ट्रियों को दोबारा से रनिंग कंडीशन में लाया जाए, इन फैक्ट्रियों को दोबारा से चलाया जाए या जो मज़दूर बेरोज़गार हुए हैं उनको कहीं और रोज़गार फ्राहम किया जा सके। ये टेक्सटाइल सिटी था, ये टेक्सटाइल का शहर था जो जिसका कपड़ा जो पूरी दुनिया में मशहूर था, लेकिन अफसोस के साथ ये बात कही जाती है कि अब यही सिटी टेक्सटाइल सिटी जो है इसके इस इंडस्ट्री ने अच्छे दिन देखे हैं, इस शहर ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं, तो जो एसोसिएशंस हैं उन्होंने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि अगर किसी का रोजगार जाएगा तो हम उसको संभालेंगे कैसे, हम उसको अपने साथ में जोड़ेंगे कैसे? कहीं कोई ऐसी कोई बात है? आज भी जी इस हवाले से इंडस्ट्री मालिकान का ये कहना है कि उनकी जितनी भी सरमायाकारी होती है वो सारी की सारी जो है वो सर्कल में होती है, कोई भी उनके पास बैंक अकाउंट्स में कोई पैसे नहीं होते, जितनी भी उनकी सरमायाकारी होती है वो सारी की सारी कहीं ना कहीं पर इन्वेस्टमेंट होती है उनकी, जिसके बायस जो है खुद जो है वो खासे परेशान है कि अब वो अपनी फैक्ट्रियों को किस तरह चलाएंगे, किस तरह से मजीद रॉ मटीरियल इतने महंगे दामों खरीद के जो है वो अपनी फैक्ट्रियों को चलाएंगे। रॉ मटीरियल खरीदना मुश्किल हो रहा है तो मज़दूरों को मजीद उनको सहारा देना या उनके लिए कोई और रोजगार पैदा करना तो बहुत दूर की बात है। अब्दुल अहद, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थे। फैसलाबाद इंडस्ट्री का शहर कहा जाता है और वहीं से ये सारे मामलात रिपोर्ट हुए हैं और ये कोई आज की बात नहीं है, टैक्स आज लगे, मुश्किलात आज आई हैं, लेकिन जब अच्छे दिन थे, जब बिजनेस आ रहा था, ये लोग तरक्की कर रहे थे, तब भी हमने मजदूर के लिए बहुत कुछ होता देखा नहीं था। खैर, अब आगे बढ़ना पड़ेगा, हम इस सारे मामले के ऊपर नज़र तो रखेंगे लेकिन हमारी नज़र में और क्या क्या है हम ये ज़रूर बताएंगे। एग्जैक्टली, सफाई निस्फ़ ईमान है और पाकिस्तानी नौजवानों ने दियार गैर में अपने इक़दाम से लोगों की तवज्जो समेट ली। जो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं वर्ल्ड कप मार्को के दौरान जहां तमाशाई दिलचस्प मुकाबलों से लुत्फ़अंदोज़ हुए और मैच ख़त्म होते अपने अपने घरों को वापस लौट गए, तो वहीं पाकिस्तानी नौजवानों ने मैच देखने के बाद इस स्टेडियम में फैले कचरे को समेटने में ग्राउंड स्टाफ का भरपूर साथ दिया। तो ये एहसन कदम उठाने वाले मुगीज़ गौरी, फराज गौरी दोनों भाई हैं और असमर अंजुम और शिराज ये भी दोनों भाई हैं, यानी 4 दोस्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो इनसे हम बात करेंगे। मुगीज़, पहले मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा बिफोर आई आस्क, ये जो है आपने सफाई मुहिम का आगाज़ वहाँ से किया, मुझे ये बताएं कब से आप बैरून मुल्क मुकीम हैं, बिकॉज आप अमेरिका थे और आप यहाँ मैच देखने आए थे, करते क्या है वहाँ पर आप अमेरिका में, ये सबसे पहले बताएं आप।
मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है और अंडरग्रेड जो है मैंने फास्ट यूनिवर्सिटी कराची से किया था। उसके बाद से मैं जो है शिकागो में ही मुकीम हूँ पिछले 10 साल से। मैंने यहाँ मास्टर्स किया, उसके बाद जो है मैं आईटी प्रोफेशन से मुंसलिक हूँ और करंटली जो है मैं KPMG विच इज वन ऑफ द वेल नोन कंसल्टिंग फर्म है, वन ऑफ द बिग फोर्स है, उधर एज अ सीनियर आईटी बिजनेस एनालिस्ट जॉब कर रहा हूँ। मुगीस, सफाई निस्फ ईमान है। आप लोगों की खूबसूरत काविश ने तो यही साबित किया है कि ग्राउंड स्टाफ उनका थोड़ा सा कोई ये रिस्पॉन्स भी हमें बता दीजिएगा। जी हाँ बिल्कुल, ग्राउंड स्टाफ उस वक्त आना ही स्टार्ट हुआ था और वो भी हैरत अंगेज तौर पे हमें देख रहे थे कि हमने अपनी सेलिब्रेशंस छोड़ के हम जो है करीब का जो गार्बेज था उसको जो है जमा करके हम बैग में रख रहे थे ताकि ऐसा ना लगे कि पाकिस्तान का गेम है और बेइंतहा कचरा हुआ है। तो हमारा पाकिस्तानियों का एक पॉजिटिव इमेज जाए, तो हमारी कोशिश यही थी कि हम जितना जो है वो कचरा उठा सकें अपने करीब और वो जो है वो जमा करके एक तरफ रखें। और मुगीज, क्या ये पहली मर्तबा था, ये पहला मैच था जब आप ये देखने गए उसके बाद आपने स्टेडियम में सफाई के लिए ये कदम उठाया और ये वीडियो बनाई, या पहले भी ऐसा कभी हुआ? जी, इससे पहले भी जब हम पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका गेम देखने गए थे लॉर्ड्स, वहां भी हमारी कोशिश यही थी कि करीब जितना कचरा है वो एक जगह ही जमा कर दें। उस वक्त हमने उसको वीडियो नहीं बनाई थी, लेकिन बाद में हमने यही सोचा कि पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड वाले गेम में कि हम इसकी वीडियो बना लें ताकि लोगों को थोड़ी अवेयरनेस मिले। और हम शिकागो में भी क्रिकेट खेलते हैं तो हमारी कोशिश यही होती है कि गेम ओवर होने के बाद जितने भी बॉटल्स और रैपर्स वगैरह हैं वो एक जगह जमा कर दें ताकि जिस हालत में हमें ग्राउंड मिला है हम उसी हालत में जो है इंतजामिया को वापस भी दें। और यही कोशिश होती है, हम जब कराची भी ट्रैवल करते हैं, हम गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो कोशिश करते हैं ट्रैश बैग बना लें और उसी में जो है सारा कचरा एक जगह जमा कर लें ताकि जो है हम गाड़ी से बाहर ना फेंकें, कचरे को अपने साथ ही गाड़ी में रखें और फिर बाद में जो है ट्रैश कैन में डाल दें उसको। अच्छा शिराज, आप बताएं, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को शिकस्त दे दी, मैच में अफगान तमाशाई लड़ रहे थे, बुरी तरह से गुत्थम गुत्था थे, आपने भी कुछ देखा, वो हमें बताइए और साथ में ये भी कहिएगा आपकी एक्सपेक्टेशंस है, पाकिस्तान बांग्लादेश को हरा देगा? जी बिल्कुल दीदी, वो गेम भी हमने देखा। एक थोड़ी सी आपसे आउट ऑफ टॉपिक बात करूंगा कि थोड़ा अफसोस हुआ देख के जिस तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सपोर्टर आपस में थोड़ा सा लड़ झगड़ रहे थे। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसमें अफगानी हमारे भाई और पाकिस्तानी भाइयों को सबको हमने समझाने की भी कोशिश की कि प्लीज़ एक गेम है, उसको गेम की तरह खेलें। सब मुसलमान भाई बहन नहीं भी मुसलमान हैं तब भी अगर गेम देखने आए तो उसको अमन और प्यार मोहब्बत से देखें, क्योंकि जो एक फ़ायदा होता है इंग्लिस्तान में क्रिकेट देखने का वो बगैर जंगले के क्रिकेट नज़र आती है, सामने क्रिकेट नज़र आती है। तो अगर इस तरह की हरकतें होती रहेंगी तो यहाँ पे भी उसकी तकलीफ शुरू हो जाएगी और जंगले खड़े हो जाएंगे जिससे क्रिकेट देखने का मज़ा ख़राब हो जाता है। और जहाँ तक बांग्लादेश के गेम का सवाल है, इंशाल्लाह पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि अब एक अच्छी उस पर, लेकिन बहुत सारा डिपेंड करता है कि अगर वो आगे जाके क्वालिफाइंग के लिए खेल रहे हैं या उसके लिए नहीं खेल रहे हैं। अगर क्वालिफाइंग के लिए खेलेंगे तो जान लगा के जी तोड़ के खेलेंगे और फिर जीत जाएंगे, और अगर क्वालिफाइंग के लिए नहीं खेल रहे और एक डेड रबर हो गया तो फिर हो सकता है कि वो ना जीत सकें। तो ये ज़रा थोड़ा सा डिपेंड करता है कि बाकी का टूर्नामेंट कैसा जाता है, बाकी टीमों का हमारा क्या चांस रह जाता है। बिल्कुल, और आपके साथ आपके बेटे महाद हैं, ये भी आप मैच देखने गए थे, ज़बरदस्त। तो मैं आपके भाई असमर की तरफ जाना चाहूँगा। असमर, आप बताइएगा 92, बहुत बातें हम उसकी करते हैं कि जी 92 में भी तो ऐसा ही हुआ था, तो आप ज़रा बताएं कि क्या आपको लगता है कि शाहीन हिस्ट्री रिपीट करेंगे और ये वर्ल्ड कप जीतेंगे, ये कप हमारे पास ही आएगा? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली हम देख रहे हैं सारी कंपैरिजंस और मीम्स जो आ रही हैं सोशल मीडिया पे, वी आर फॉलोइंग ऑल ऑफ देम। काफ़ी फ्रीकिश कोइंसिडेंसेस हैं। आई डोंट थिंक इनमें रियली कोई कोरिलेशन है। आई थिंक कम्प्लीटली डिफरेंट टीम्स हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट सिचुएशन है, लेकिन डेफिनेटली बहुत अमेजिंग कोइंसिडेंसेस हैं। एज फैंस हम लोग, जैसे मैंने पहले कहा, इंशाल्लाह होप कर रहे हैं कि हम जो है वो बिल्कुल रिपीट हो और हम लोग जिस तरह 92 में जीते थे उसी तरह पीछे से आके अपसेट करें लोगों को और वर्ल्ड कप इंशाल्लाह। हम सब भी यही दुआ करते हैं कि कौम ये हिस्ट्री हम रिपीट करें और ये मैच हमारे ही नाम हो। थैंक यू सो वेरी मच। वक्त कम था फराज, आपसे हम बात नहीं कर सके, माजरत करेंगे। एनीवेज आप चारों साथ सबका शुक्रिया। हाँ, पता है बहुत सारी बातें तो हो रही हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि ये मुस्तकबिल के वजीर आजम के साथ में खेल रही है वो, बल्कि एक मीम तो ये भी चले नईमुल हक साहब की, जो इमरान खान साहब को कह रहे हैं अगर इन्होंने आपके अस्पताल की ज़मीन मांगी तो मत देना मत देना। खेल की बात तो हम करें, ज़रा तालीम की बात करें तो हम देखते हैं यानी खेल तालीम दोनों की अगर बात करें तो ख़वातीन की खदमात का हर कोई मोतरफ़ है, लेकिन कारोबार इसकी अगर बात करें तो हम देखते हैं कि एक चैलेंजिंग फील्ड है ख़वातीन के लिए।
लेकिन उस चैलेंज से किस तरह नबर आजमा होना है, ये साबित किया इस्लामाबाद की राबिया ताहिर ने। सड़क किनारे खूबसूरत रंगों से सजा इनका रक्शा और इसमें खुश जायका पराठा और चाय। वाह वाह वाह, फरोख्त कर रही है ज़बरदस्त। और बड़ा किरण, वैसे मुल्क भर में ढाबे हैं, बड़े फेमस हैं, ढाबे बहुत फेमस है, लेकिन यहाँ जो चाय पराठा है ना, उसका क्या कहना। तो ये चलता फिरता ढाबा मेहनत में ही अजमत है, इसकी मिसाल है, यही कुछ बता रही है ये। और शशका भी लिखा हुआ है, वाकई शशका तो है। तो बात करते हैं इनसे, हाँ इस शशके पर बात करते हैं। ओनर ऑफ चाय शशका राबिया ताहिर हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। राबिया, चाय शशका ये नाम कैसे सोचा और फिर ये चलता फिरता ढाबा, ये ख्याल कैसे आया? शशका का नाम इसे सोचा था कि पहले इसका चाय सिस्टम नाम सोचा था, लेकिन वो हैदराबाद में ऑलरेडी है, तो हम लोगों ने फिर चेंज करना था। तो शशका इज़ द थिंग कि मतलब मेरी फ्रेंड थी एक, वो गुजरते हुए वैसे ही बोली मुझे कि मैं परेशान बैठी हुई थी कि भाई ये नाम नहीं है, आप कुछ चेंज करना है। और ये वो हम लोग ने काफ़ी सोचे और उसमें फिर शशका का वर्ड मेरी फ्रेंड ने जस्ट बोला था कि ये कर सकते हैं। आई मीन, और वो बोल के चली गई थी, ये नहीं था डिस्कशन हुई समथिंग लाइक, बस उस चीज़ ने मुझे क्लिक किया और फिर मैंने सर्च किया और सारा मतलब इसका एक मीनिंग ये भी था कि तलवार और समथिंग लाइक ये है किसी मुल्क का आ रहा था। तो फिर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इनका कोई डिफरेंस है और इसका एंटरटेनमेंट भी आ रहा था। और शशका इज़ द वर्ड, मतलब आप उसका काफ़ी मीनिंग्स ले सकते हैं, वैसे भी हर वर्ड के काफ़ी मीनिंग्स होते हैं। सही, तो इसका ख्याल इसी तरह आया। राबिया, ये बताए ना, दिन भर मेहनत करते हैं, लोग आते हैं, हैरान भी होते हैं, कुछ ऐसे जुमले तो होंगे जिनको सुनकर आपने बहुत अच्छा महसूस किया, आपको खुशी महसूस हुई? हाँ, अभी ऐसे है कि मतलब जो सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे महसूस होता है, एक तो कोई गरीब बंदा खाता है और वो बड़ा खुश होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है और दुआएं देता है, उसकी दुआएं जो हैं वो बहुत हैं। और उसके साथ साथ एक ये चीज़ होती है कि काफ़ी सारे मेल्स आते हैं, फीमेल्स आती हैं, सब आते हैं, मीन्स बच्चे आते हैं, बच्चे पराठे खा रहे होते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन जब वो ये बोलते हैं कि यू आर मोटिवेशन फॉर अस, इंस्पिरेशन फॉर अस, द वर्ड मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, समथिंग लाइक दिस, मतलब ज़्यादा इंकरेज करती है कि ओके फाइन, आई एम डूइंग वेल, दैट्स व्हाई द पीपल आर सेइंग कि ये एक हमारे लिए मोटिवेशन है। और राबिया, बीइंग अ वुमेन, सड़क पर जाना, सड़क पर निकलना, वहाँ पर काम करना, ये ढाबा चलाना, ये कितना मुश्किल था और वो क्या चीज़ थी जिसने आपको हिम्मत दी और आपको उससे हिम्मत अभी भी मिलती है? बतौर खातून वाकई में ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि जितना हम लोगों ने बनाया हुआ है। हाँ, अच्छे बुरे सब जगह होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मोस्ट प्रोबेबली अच्छों से ही हुआ है, मतलब पाला पड़ा है, वास्ता पड़ा है। व्हाट्सोएवर दे आर, मतलब कि प्रटेंडिंग, मतलब मेरे सामने वो प्रटेंड कर रहे हैं, बट वो मेरे पीछे अगर कुछ है तो आई डोंट केयर अबाउट इट। सो बिकॉज कि हम इतने गुनाह, मुझे पीछे बात करने वालों का प्रॉब्लम होता भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इतने गुनाह कर रहे हैं, कोई तो मतलब आपके गुनाह को तो साफ कर रहा है ना, समथिंग लाइक। सो मतलब ऐसा ही होता है मुझे फील। मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है कि कोई मतलब क्या है। और मुझे जो हिम्मत मिलती है वो इस चीज़ से मिलती है, मतलब ये रिक्शा भी मैं खुद ड्राइव करती हूँ, ठीक है। तो उसके ऊपर जब मैं जा रही होती हूँ या मैं खड़ी हुई भी वहाँ पे काम कर रही होती हूँ, काफ़ी सारी लेडीज़, जेंट्स, मीन्स ऑल बच्चे भी बड़े खुश होकर देख रहे होते हैं और वो मतलब थम्स अप करके जाते हैं। जब वो थम्स अप करके जाते हैं या मतलब मुझे आके बोल के जाते हैं कि ऐसे है, मतलब यू आर डूइंग गुड एंड ऑल दिस थिंग्स, सो बड़ा अच्छा फील होता है। अच्छा, थोड़ा सा आप हमसे शेयर करेंगी अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में? पापा इज़ अ डायरेक्टर रिटायर्ड एंड आल्सो होम्योपैथिक डॉक्टर एंड मतलब सिबलिंग्स हम दो भाई और 4 बहनें हैं, और जिसमें दोनों भाई होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं और बहनें जो हैं वो 2 बड़ी तो हाउस वाइफ हैं और उससे छोटी जो हैं वो डॉक्टर हैं माशाल्लाह, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। और मैं भी होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, प्लस मैंने बीकॉम भी किया हुआ है, प्लस मैंने कंप्यूटर बेसिक और लैंग्वेज कोर्स बेसिक सारा, और ये वो मैंने इस तरह काफ़ी कुछ किया हुआ है। ये अच्छा बताया राबिया आपने। लोग चाय शशका आएंगे तो वो थोड़ा सा इलाज भी करा पाएंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ ही थम्स अप। राबिया ताहिर शशका किस तरह से शशका उनकी लाइफ में आया है हमको ये बता रही थी। हम बात करते हैं हमेशा अपॉर्चुनिटीज़ की,
हम बात करते हैं रोज़गार की, हम बात करते हैं अगर कारोबार की, तो बहुत सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, जैसे कि आप अर्न क्या कर रहे हैं, वर्क सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आप अपने जो आपको सैलरी मिल रही है या जो आपको उजरत मिल रही है आप उससे सेटिस्फाइड है या नहीं, ये सारी बात हम करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि किसी को ये लगने लगे कि मेरा काम मेरे मज़हब को, मेरा जो दिल है, जो मेरा दीन है उसको मुतासर कर रहा है, तो मैं इसको ना कंटिन्यू करूं? अगर आपने ऐसा नहीं सुना, नहीं जाना, तो आप जान लीजिए मज़हब के साथ रिश्ता कमज़ोर हो रहा है, फिल्म इंडस्ट्री में मज़ीद काम नहीं कर सकती। मकबूजा जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली बॉलीवुड अदाकारा ज़ाहिरा वसीम ने यही साबित किया और फिल्मी दुनिया को टाटा कहती है। एग्जैक्टली आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म दंगल, इससे उनके कैरियर का आगाज़ हुआ था ज़ाहिरा वसीम, लेकिन उन्होंने चंद दिन पहले फेसबुक पोस्ट किया और उसमें लिखा कि वो अपनी ज़िंदगी में ईमान और बरकत खो रही थी और इसीलिए उन्हें लगा कि अपने मज़हब के साथ जो उनका रिश्ता, जो ताल्लुक़ है, वो ख़तरे में पड़ गया है। तो आज फिल्मी करियर के 5 साल मुकम्मल होने पर एतराफ़ करती हूँ कि अपने काम से खुश नहीं हूँ, ये भी उन्होंने लिखा। साथ ही वो कहते हैं कि बेशक ये फील्ड ऐसी है जो बेपनाह प्यार, हिमायत और सताइश का मौजब बना, लेकिन एनीवेज आप उन्होंने पोस्ट कि हम लेंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त एक सेगमेंट है ड्रोन से मुताल्लिक। वो ड्रोन बड़ा जादुई ड्रोन है, कैसे बताएंगे ब्रेक के बाद। नया दिन में एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे एक फेक न्यूज़ की। सोशल मीडिया पर चंद तस्वीर ज़ेरे गर्दिश हैं और जिसमें दिखाया ये जा रहा है कि खलीजी ममालिक में शदीद गर्मी के बायस 2 गाड़ियों के जो बम्पर हैं वो पिघल गए हैं और साथ ही तस्वीर पर यह भी लिखा है कि सऊदी अरब में दर्जा हरारत 62 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा, जिससे गाड़ियों का यह हाल हुआ। अब इस जाली पोस्ट का भांडा फूट गया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश तस्वीर सऊदी अरब की नहीं है। ये तस्वीर तो अमरीकी रियासत एरिज़ोना की है, जहां चंद रोज कबल इमारत में आग लगी थी। ऐसा वाक़या पेश आया था। आग इतनी शदीद थी कि करीब खड़ी इन गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। ये गर्मी से 62 डिग्री से और सऊदिया में नहीं हुआ है, बल्कि ये तो खित्ता ही अलग है भाई। और ये ओमान में भी नहीं हुआ। कुछ दिन पहले ओमान से मुतालिब किरण की पोस्ट शेयर हुई थी। ये गाड़ियाँ कहाँ कहाँ पहुँच रही हैं। चलिए वापस आ जाएं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आपसे शेयर कर देंगे। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में परिंदे पौधों पर उगते हैं? हैरान तो मैं भी हूँ। आपको दिखा लग रहा है कि हमिंग बर्ड है, इट जस्ट लुक लाइक दैट, बट ऐसा है नहीं। ये पौधा ऐसा, ये फलीदार पौधा, और इसे मकामी लोग सब्ज परिंदे वाला फूल भी कहते हैं, क्योंकि जब इस पर फूल निकलते हैं तो उनकी रंगत सब्ज होती है और दुनिया के सबसे जो छोटा परिंदा यानी हमिंग बर्ड इस जैसे दिखाई देते हैं। सबसे पाला, सबसे छोटा वाला बर्डी। Exactly. फूल इस पौधे के तने और शाखों से इस तरह जुड़े होते जैसे हमिंग बर्ड ने अपनी चोंच पौधे में गाड़ रखी हो। हैरत अंगेज बात यह भी है कि शिमाली ऑस्ट्रेलिया में हमिंग बर्ड बिल्कुल भी नहीं पाए जाते, लेकिन फिर भी पौधे पर हूबहू इसी का गुमा होता है। फूल उग आए हैं और मायरीन के लिए ये बात, ये शक्ल किसी मोम में से कम नहीं है। इसका तो गुलदस्ता बनाने की जरूरत भी नहीं, करन ऐसी डंडी तोड़ो और दे दो, बेहतरीन है। चलिए वापस आ जाएं और टेक्नोलॉजी से जुड़ी एक खबर आपसे शेयर करेंगे। बड़ी अच्छी खबर ये है कि जो हमारा डाटा होता है, यानी बल्कि कहना ही चाहिए कि अक्सर हम परेशान हैं कि डाटा कहीं हमारा लूज ना हो जाए, लेकिन लातादाद डाटा महफूज करने के लिए नई इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी ईजाद कर ली गई है। उसे यूनिवर्सल मेमोरी का नाम दिया गया है। तहकीकी जरीदे साइंटिफिक रिपोर्ट्स में इंकशाफ किया गया है कि सार्फिन के रोजाना के हिसाब से बढ़ते हुए पहाड़ जैसे कंप्यूटर डाटा, इसको ना सिर्फ जखीरा किया जा सकता है बल्कि महफूज रखा जा सकता है, क्योंकि एक मुश्किल काम था। बरतानवी यूनिवर्सिटी के साइंसदान इस मुश्किल का जिन्होंने हल निकाला है। लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी के माहिरीन के मुताबिक यूनिवर्सल मेमोरी भी दरअसल एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी जैसी है, ताहम इसकी सबसे खास बात यह है कि दोनों तरह की मेमोरीज किरण इसमें स्टोरेज जो है उसकी हो जाती है। और यूनिवर्सल मेमोरी, ये नए इजाद ऐसे कंप्यूटर पर भी काम करेंगे जैसे जिससे कभी बूटिंग की जरूरत पेश नहीं आएगी। वाकई ये तो जदीद बात थी। वैसे आपको पता है, मैं कुछ नए ट्रेंड्स की बात करती हूँ। सोशल मीडिया पर हम आए रोज कुछ ना कुछ नया देखते हैं, कुछ प्रैंक्स देखते हैं, कुछ वीडियोस देखते हैं, और कुछ इतनी दिलचस्प होती है कि हम मजबूर हो जाते हैं कि उनसे जुड़े लोगों को बुलाएं और नया दिन का हिस्सा बनाएं। तो भाई ये एक परेशान शौहर और ये उसकी फुर्तीली बेगम, निंजा बेगम। तो ये प्रैंक था। कहाँ से आ रही है ये कुव्वतें? अरे क्या कर रही हो, क्यों लोगों को डरा रही हो? ये इस प्रैंक में, इस वीडियो में मियाँ जो है ना वो बेगम से ये सवाल करते रहे और बेगम कलाबाजियाँ खा के, चक्कर लगा के लोगों को चकराती रही, परेशान करती रही। कि इलेक्ट्रिक वाले पकड़ के ले नहीं गए, सारी बिजली निकाल लेने थे उन्होंने इसमें से। ये लाइन लॉसेस इसी वजह से। एग्जैक्टली। तो हमें ज्वाइन किया हमजा, मुनीब एंड राबील ने।
आप हैं शौर्य नामदार। बिल्कुल एग्जैक्ट। बेगम किधर है आपकी? बुलाए, मैं चाह रहा हूँ बेगम को आवाज दें कि बेगम भी आ जाए। अरे बेगम कहाँ हो भाई? बेगम ने इस तरह आना था, ये तो बहुत शरीफाना है। ठीक है जी, आप भी आ जाएं। बैठ जाए। आप भी आ जाए जी। ये बेगम साथ हम तो बिल्कुल ना सरप्राइज हो गए। बेगम ऐसी चुप रहती है, सिर्फ कलाबाजियां खाती हैं। असल में आजकल बेगम की डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो मैंने कुछ सोचा कि ऐसी यूनिक बेगम होनी चाहिए, वरना भाग जाती हैं वो। ये रोक सकते हैं इनको? नहीं, मैं ये क्या सिर्फ इतनी शर्त थी कि तुम जो जी में आए करना, बस खामोश रहना। ये वैसे ऐसा तो नहीं था? खामोश ये कुछ नहीं बोलती, ये बस एक्शन करती है। अच्छा, ये जो आपका प्रैंक की जो आपकी वीडियो है ना, ये लोगों को अच्छी तो लग रही है, लेकिन साथ में लोग ये भी पूछ रहे हैं कि हो क्या रहा है, मतलब क्या सोचा आप लोगों ने ना, आइडिया कैसे आया, प्लीज बताएं ना इस बारे में। आइडिया यूँ था कि हमने, ये हमारे एक्शन स्टंट मैन है, ये हमारे एक्टर है, तो हम बीच पे गए और प्लान यही था कि बैक फ्लिप्स करेंगे। तो फिर हमने उसमें थोड़ी अमेंडमेंट्स की, टीम में बैठ के हमने थोड़ा, तो हमने कहा बुर्का पहना देते, थोड़ा पाकिस्तानी स्टाइल में करते हैं, तो फिर हमने उसको बीवी बना दिया और हम बीच पे गए। तो बाकी जो स्टोरी थी कि बीवी भाग गई और ये हो गया वो हो गया, तो वो हमने वहीं पे मैंने सुना। तो रिएक्शन आसपास क्या था? वो जो लोग वहां पर थे, लोग तो बहुत ही परेशान थे। उन्होंने आपसे कहा नहीं भाई कोई बात नहीं, असल में होता ये है ना कि इंस्टेंट रिएक्शन के लिए हम लोग कह ऐसे रहे थे कि कैमरा थोड़ा फासले पे था वहां से, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये करना शुरू किया तो वहां पर जो लोगों के रिएक्शन थे वो तो यही सोच रहे थे कि ये लड़की है, क्योंकि फिजिक से तो बेगम चेहरा के हम देख सकते हैं अब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ वहाँ पे पठान ऐसे थे जो इसके काफी इसके पीछे आ गए, और हमने काफी मुश्किल से वहाँ से हमने कहा कि इसको वाइंड अप करते हैं। अभी हुआ कि कुछ लोगों ने आके आपको दिलासा तसल्ली दिया, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, कभी कभी बेगम ऐसी भी निकलती है। नहीं, वो तो ये कह रहे थे शुक्र करे भाग गई भाई कि ये भाग ही जाए। काफी लोग इंतजार में भी रहते हैं ना। और किसी ने आपके सामने क्या रिएक्ट किया लोगों ने, अगर आप किसी के करीब से गुजरे ऐसे कलाबाजियां खाने के बाद में थोड़ा सीधा चलते हुए? वो बस डर रहे थे मुझसे और कुछ नहीं कर रहे थे। दूर ही रहे। एक आंटी चीख रही थी, देखा आपने वीडियो में? बिल्कुल फोन पे जा रही थी, इसने जैसी बैक फ्लिप की तो आंटी की चीखें निकल गई। तो इस तरह के एक दो रिएक्शंस और भी थे, इसमें लोगों की चीखें निकल गई कि बुरके में एक औरत जा रही है और एक बैक फ्लिप, लड़के भी बैक फ्लिप पे बैक फ्लिप किए ही चली जा रही है। तो लोगों को डरा के कैसा महसूस हुआ आप लोगों को? हमारी इस तरह की वीडियोस और भी हैं जिसमें लोग थोड़े डर जाते हैं। वैसे प्लान होता है कि हंसे, लेकिन वो एंड में डर जाते हैं। तो और ये होता है कि आप लोग जाके उन्हें बताएं कि भाई ये हमारे कैरेक्टर्स हैं? नहीं, ऐसा नहीं करते आप, उनको डरते हुए छोड़ देते हैं। एंड में हम लोग कर देते हैं, एंड में बता देते हैं, जब शूट हो जाता है, हमारा कट हो जाता है, तो उसके बाद जाके बता देते हैं। वहाँ पर भी बाद में आपने उतार दिया ये बुर्का? नहीं उतारा नहीं था, जब सब कुछ खत्म हो गया फिर उतारा था मैंने। लेकिन वहाँ पे ऐसा था कि हम इसका माइक सेट कर रहे थे, तो बुर्का हटा के अंदर घुसना पड़ रहा था, तो लोग देख रहे थे क्या हो रहा था। तो जाहिर है एक की बेगम और तीनों माइक सेट करेंगे तो सब तो सोचेंगे वाह भाई मजे। अच्छा, और अब आगे आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? कुछ थोड़े से प्रैंक्स अगर आप हमसे शेयर करें कि भाई हमने प्लान किया, हम ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ आप बताना चाहिए अगर तो? प्लान्स हैं हमारे, और आजकल हम लोग ये सोच रहे हैं कि जैसे हीट स्ट्रोक चल रही है, काफ़ी गर्मी है, तो हमने सोचा बड़ा वाला टैंकर लेके जाएं पानी वाला, और उससे खड़े होकर सबको पानी पाएंगे। पानी की बहुत किल्लत है ना हमारे यहाँ। तो आपको कहाँ से मिलेगा? हम लोग टैंकर्स लेकर आएंगे। इखलाक अच्छा हो तो सब मिल जाता है। वहाँ से मिल जाता है। ये इखलाक अच्छा था। जी। अच्छा, दिस इज द फर्स्ट वीडियो पे इतना ज़्यादा रिस्पांस मिला है, अगर हम कंपेयर करें आपकी बाकी वीडियोस से, ये वो वीडियो है सबसे अच्छा रिस्पांस इस पर मिला? नहीं, हमारी और भी है, और लकीली ऐसा था कि हमारी थर्ड वीडियो और उसके बाद पे कंटिन्यूसली हमारे मिलियंस ऑफ व्यूज आते रहे, तो यही वजह थी कि शॉर्ट टाइम में हमें काफ़ी सब्सक्राइबर्स में मिल गए, हमारा चैनल भी काफ़ी फेमस हो गया। किस नाम से है आपका ये यूट्यूब चैनल? डम प्रैंक्स के नाम से हमने चैनल बनाया था, तकरीबन 1 साल होने वाला है इसको, जुलाई में। तो हम लोग फुल टाइम यही काम करते हैं। हमारी काम करते हैं, सिर्फ प्रैंक्स कर रहे होते हैं, किसी और तरफ रुझान नहीं है। इस चैनल पे यही करते हैं, बाकी मैं कमर्शियल्स वगैरह और इस तरह के अपनी शॉर्ट फिल्म्स या प्रोजेक्ट डिफरेंट वाले मैं करता हूँ। आप खामोश रहते हैं? नहीं खामोश नहीं रहता, मैंने कहा बोल रहे हैं तो उसके बाद मैं बात करता हूँ। आप करें ना, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं कहना, आप कुछ भी पूछें उसका जवाब मिलेगा। आपने क्या किया इस दौरान जब ये प्रैंक हो रहा था, या आप बस सब सपोर्ट कर रहे थे? नहीं, ये सेकंड डायरेक्टर है। मैं सेकंड डायरेक्टर के तौर पे काम करता हूँ, और
वैसे मैं भी फिल्म मेकिंग की है मैंने, और जो हमजा है उन्होंने भी फिल्म मेकिंग की है, लेकिन इन्होंने मलेशिया से की है और मैंने पाकिस्तान से की है। हम लोग दोस्त थे पहले, तो मैं वापस आया तो हमने मिलके एक चैनल स्टार्ट किया। एक नहीं गए आप, आपने कहा चलो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, तुम भी चलो साथ। मैं पढ़ने नहीं जा रहा था। फिर वापस आके हमने कहा चलो अब काम करते हैं। अब काम करते तो हैं। हमने फिर काम किया। मुनीब भी हमारे दोस्त थे पहले से, ये भी हमारे दोस्त हैं। तो वैसे बाय प्रोफेशन हम लोग जॉब्स कर रहे थे पहले। मैं ऑलरेडी एक कंपनी में जॉब कर रहा था, तो हमजा की कॉल आई, कहता है कि मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, हम लोग कुछ ना कुछ करते हैं। चलो मजाक करते हैं। हाँ, तो बस वो हमने फिर वो जॉब भी रिज़ाइन की मैंने, फिर मुनीब भी जॉब करता था, फिर इसने भी वो जॉब छोड़ी। काम ठप इतने तंग थे आप लोग अपने अपने जॉब से, या फिर ये आपको लगा कि नहीं इनको आज पता चलेगा कि हमने जॉब छोड़ दी, वो तो अब तक इंतजार में है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि ऐसा कभी हुआ किसी प्रैंक में, जब ये स्पेसिफिकली दिस वन या बाकी भी, कि जब आपको रिएक्शन आ गया हो सामने से, किसी ने कहा ये क्या कर रहे हो, आगे बुर्का के सीने उतार दिया, ऐसा भी हो जाता है, ऐसा भी हो तो हम जाता है। कोशिश करते हैं कि मामला हैंडल ही कर लें इसको। कैसे करते हैं? सॉरी, अपोलोजाइज कर लेते हैं। नहीं माशाल्लाह तीनों सही हैं सेहत में, तो फिर सामने वाला भी कंफ्यूज हो जाता है कि गुस्सा करूं या प्यार से बात करूं। वैसे तो फील्ड पे ये खड़े होते हैं दोनों, और एक और भी हमारा एक्टर राहिल, वो आ नहीं सका आज, तो ये होते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि पीछे पूरी टीम है, ये एक मजाक चल रहा है, तो वो कर तो अकेले भी काफी लगते हैं। फिर बाद में हम आए थे, फिर वो बिल्कुल ही सेट हो जाता है। और कोई खातून ने या किसी बुजुर्ग ने आपको पकड़ के कहा नहीं बेटा आराम से, क्या कर रही हो, कमर टूट जाएगी, सब सिर्फ डरते रहे और दूर रहे। नहीं, बुरखे में अक्सर ऐसा हुआ। इससे पहले मैंने जब बुरखे पहन के किया था एक प्रैंक, तो मुझे तो खैर काफी बुरा भला कहा गया था। वो भी था, ये इतनी बड़ी आंटी होती नहीं है। जा सकता है। हाँ बिल्कुल ठीक था। ओके फाइन, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ गए मेरा ख्याल है। तो इस तरह हमने एक पठान भाई से हमने पूछा वहाँ पे, इसने पूछा था कि मेरी बेगम को आपने देखा है, तो कहते हैं नहीं भाई, हम किसी और की बेगम को नहीं देखते। I remember that। अच्छा, ये बताएं, ये मुझे लगता है बिल्कुल मुनफरद आइडिया है। बिल्कुल ऐसे आइडिया पे मुझे लगता है और कोई प्रैंक्स नहीं हो रहे। इस आइडिया पे तो नहीं हुआ। तो ये आइडिया स्टार्ट टीम ने किया, किसी एक ने किया, क्या था? वैसे आइडिया ये होता है कि मैं घर में बैठ के आइडिया लाता हूँ, फिर इन सबको बुलाता हूँ, फिर उस पर डिस्कस करते हैं, तो थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाती हैं। सबके आइडियाज ले लेते हैं, जो बेस्ट निकलता है फिर वो कर लेते हैं। बहस होती है, झगड़ा होता है थोड़ा थोड़ा सा आपस में। नहीं, झगड़ा प्यार मोहब्बत, अमन, इत्तेहाद, वाह वाह वाह, क्या नहीं, एग्जांपल आज है। तक तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है बड़ा। अभी भी नहीं होगा, मेरी जबान काली नहीं है। कितने बैक फ्लिप्स आपने किए थे जब ये वीडियो शूट हो रही थी टोटल? मैंने टोटल किए थे कोई 20 से ऊपर होंगे। फिर बाद में कमर की मालिश कराई थी शॉर्ट से? उसका मसला नहीं। नहीं, मैंने 2 दिन तक बीमार रहा था ये। अच्छा, मुझे बिल्कुल चले आप अपनी बात भी कंप्लीट करें, मुझे साथ में ये बताएं कि क्या यही प्रैंक्स चलते रहेंगे, या फिर आप लोग कुछ सीरियस सब्जेक्ट्स के ऊपर भी काम करने के बारे में हमने सोच रहे हैं? सीरियस भी किए हुए, और प्लान यही है कि आगे क्या करना है? एक कोई और चैनल खोलें। वैसे ये होता है कि अगर कॉमेडी चैनल है और इस पे सीरियस डाल दे, तो लोग कहते हैं यार टाइम नहीं जाया करो हमारा, कुछ ऐसा लेकर आओ, तो उसके लिए हमें दूसरा प्लेटफॉर्म यूज करना होता है। तो कोई आइडिया जो हमने बहुत सीरियस शॉर्ट फिल्म देखी जिसमें मुनीब का बहुत सीरियस रोल है, तो वो लोग अगर देखेंगे तो वो पहचानेंगे हंसी बता रही है, बिल्कुल सीरियस नहीं है। उसमें बहुत पक्की बात है। और वो बहुत ही मतलब एक तरह से एक्सपेरिमेंट टाइप ही वीडियो, मतलब शॉर्ट फिल्म थी वो, जिसमें मेरी बेटी होती है और मेरी बेटी को अगवा कर लिया जाता है। तो इस पे हमने एक फिल्म बनाई थी, बहुत अच्छी। क्या मैसेज था उस मूवी का? बदला यही था, रेप्स एंड किलिंग्स के अगेंस्ट था। कि वो जो ज़ैनब पे आप जो सोशल ऑनविंग इश्यूज हैं उनको पिक करते हैं, उसको भी अप्लाई करते हैं अपनी वीडियोस। बिल्कुल, हमने एक और वीडियो भी बनाई थी जो अभिनंदन वाली वीडियो थी। एक अभिनंदन में बनाई थी। संजीदा तो नहीं होगी या थी? नहीं थी संजीदा, वो अच्छी थी, वो काफी लोगों ने इंडिया से काफी हमें अच्छा रिस्पांस मिला था, बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला था। ऐसा क्या था कि वहां से रिस्पांस अच्छा मिला था? अभिनंदन को हम लोग सी ऑफ कर रहे थे। अगर मुझे ये कहना हो ना कि अरे कितनी बुरी बात है, तो मैं कहती हूँ बहुत अच्छी बात है। ये वैसे ही लग रहा है मुझे रिस्पांस के ऊपर ना, यूं ऑपोजिट करके तो बता दिया आपने। अभिनंदन वाले सारे कैरेक्टर्स इस वक्त मौजूद हैं? नहीं, अभिनंदन वाले तो कुछ हम करवा नहीं सकते उससे मुताबिक। वो मैहूना में एक सीन होता है, इसमें शाहरुख खान जा रहा होता है यूनिवर्सिटी, तो सब सी ऑफ कर रहे होते, तो उस तरह का सीन था, सब सी ऑफ कर रहे थे अभिनंदन को, तो वो काफी अच्छा रहता है। चाय वाय भी दे दी थी। चलिए जी, चाय का इंतजाम एहतमाम हमने आपके लिए कर रखा है, अभी हम आपको थैंक यू कहते हैं और हम आप करते हैं थैंक यू। आप लोग आए और आपने हमको यूं कलाबाजी खाते, आप जा भी सकते हैं कलाबाजी खाते खाते, या आपके ऊपर से भी मार सकते हैं। प्लीज मार लें, ठीक है अगर कर सकते हैं तो आई डोंट माइंड। करके दिखा दो बात से, हो जाए यार, हो जाए। नहीं, इनके ऊपर से नहीं करना, वैसे ही कर दो। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू सो वेरी मच। तो भाई ये खास काम कर रहे थे। अच्छा चलो ठीक है, आप बैठ जाए। थैंक यू।
अब आ गए हमारे ऊपर। अब हमारे ऊपर आते हैं जी। तो भाई ये हमारे खास मेहमान थे और ये सिलसिला यहाँ पर रुक रहा नहीं है, बिल्कुल नहीं रुक रहा। अब हम आपको मिलवाएंगे बर्गर और शौरमा फरोख्त करके घर चलाने वाली लाहौर की एक बाहिम्मत लड़की से, दुआ खान से। गुर्बत और परेशानियों ने इनके हौसले को तोड़ा नहीं, मुश्किल हालात ने इनका हौसला बढ़ाया, लेकिन मुआशरे की तंग नजरी और पुलिस का मुबैना नारवा सलूक रवैया इसने दुआ खान को तोड़ के रख दिया है, परेशान कर दिया बुरी तरह से। एग्जैक्टली गुज़श्ता शब समा के रिपोर्टर मोहम्मद कुर्बान ने इनसे मुलाकात की, इनसे कुछ गुफ्तगू की, वो आपके सामने रखते हैं। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाका शाम नगर में, जहाँ पर हमने एक ऐसी बाहिम्मत लड़की ढूंढ निकाली है जिसने मेहनत को अजमत जाना और अपना एक फूड पॉइंट बनाकर अपने वालदैन की और अपनी फैमिली की कफालत कर रही है। आइए आपको भी उनसे मिलवाते हैं और उनसे बात भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दुआ जी, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक। कैसे ये ख्याल आया कि ये तो मर्दों का काम है, शवारमा बर्गर इस तरह के फूड पॉइंट्स बनाना, तो आपके जहन में किस तरह से आइडिया आया कि आपने यहाँ पर ये फूड पॉइंट बनाया? मैंने जॉब भी ढूंढी, लेकिन मुझे जहाँ पे भी जाती थी यही फील होता था कि वहाँ मैं सेफ़ नहीं हूँ। जहाँ पे भी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाती थी आइडिया हो जाता था कि मुझे नहीं लगता मैं यहाँ सेफ़ रहूँगी। तो फिर इसलिए मैंने कहा मैं खुद से कुछ क्यों ना करूँ जिससे मैं खुद भी सेफ़ रहूँ, मेरी फैमिली भी मेरा साथ दे सके। तो मेरी मम्मा मेरे साथ होती हैं, आज वो नहीं है मेरे साथ क्योंकि उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो घर पे हैं। मर्दों का काम है ये सारा फूड पॉइंट वाला, जिस तरह शवारमा बर्गर और दीगर चीज़ें, तो आपको मुश्किल नहीं होती कि आप लड़की हैं, रात के वक्त ये रेस्टोरेंट आप खोलती हैं जो आपने बनाया हुआ है छोटा सा रेस्टोरेंट अपना सेटअप, तो मुश्किलात नहीं पेश होती यहाँ पर? बहुत मुश्किलात होती हैं, बहुत सारा कुछ फेस किया मैंने, बहुत कुछ फेस किया है और कर रही हूँ, बहुत कुछ किया भी और अभी भी कर रही हूँ, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैं राइट पे हूँ, मैं कुछ गलत नहीं कर रही। जब तक मेरा ज़मीर ज़िंदा है मैं अपने आप को सही समझूंगी, ठीक है, और मैं मेहनत करती रहूँगी जब तक मेरी हिम्मत है, हौसला है, मैं करूँगी। लेकिन ये लोगों ने बहुत कोशिश की मेरा हौसला तोड़ दें, लेकिन मैंने अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। अपनों ने साथ छोड़ दिया, दुनिया ने बहुत कुछ कहा, बहुत लोगों ने हुटिंग की, बहुत लोग बातें करते रहे, पर आई डोंट केयर, इसलिए क्योंकि मुझे पता है कि मैं राइट पे हूँ और मेरी माँ बाप को और कोई सपोर्ट नहीं करेगा। मैं किस को फेस करूँ? कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़के आते हैं, गुजरते गुजरते हुटिंग करके चले जाते हैं कि वो बर्गर वाली, वो शवारमे वाली है। कुछ नहीं होता, कह लो। तकलीफ़ होती है, दुख होता है, हर्ट होता है, बहुत हर्ट होता है। जब लोग सुन रहे होते हैं, 10 लोग सुन रहे होते हैं और वो हुटिंग करके चले जाते हैं, बहुत हर्ट होता है, बहुत तकलीफ़ होती है। लेकिन क्या करें, मेहनत भी तो करनी है ना। अगर मैं ये भी नहीं करूँगी तो मैं क्या करूँगी? अपने माँ बाप को सपोर्ट नहीं कर सकती। फिर ठीक है, मैंने कहा कर ही जाओ, कोई बात नहीं, वो देख रहा है ना। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सज़ा मिलेगी, लेकिन जो मेरे साथ गलत करता है वो खुदा से पाएगा। मैं मजबूर हूँ, मैं मानती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मजबूर लोगों को कोई भी कुछ भी कह के चला जाए। उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो आपकी तरह काम तो करना चाहती हैं, हिम्मत तो दिखाना चाहती है, लेकिन डर के मारे घर से नहीं निकलती? मैं उनको यही कहूँगी कि डरो मत, ये दुनिया कुछ भी नहीं कर सकती, ये आपको सिर्फ तकलीफ़ दे सकती है और कुछ भी नहीं कर सकती। कोई किसी को खाने को नहीं देता, ना कोई किसी को पूछता है कि वो किस हाल में है, ठीक है। तो मैं तो उनको यही कहूँगी कि मेहनत करो, आगे बढ़ो। औरतें किसी से कम नहीं है, औरतें क्यों मर्दों की मोहताज रहें? औरतें खुद से मेहनत करें, खुद अपने आप को इम्प्रूव करें, अपने लिए खुद कुछ करें। मैं यही कहना चाहूँगी उनको। और रही बात बाकी, मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त डिप्रेस हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, क्योंकि मैंने 3 मंथ्स तो गुजार लिए यहाँ पे, बैकअप रखा हुआ था मैंने थोड़ा सा, मैंने कर्ज़े लेकर काम शुरू किया। कुछ कमेटियाँ थी, कुछ कर्ज़े थे, कुछ चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे ली, मैंने अपना काम स्टार्ट कर लिया। 3 महीने तो मैंने बहुत मुश्किल गुजार लिए, लेकिन अब जो है ना, अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे मैनेज करूँ? मम्मा पापा को भी नहीं बता सकती, क्यों बताऊँ उनको? अगर बताऊँगी तो वो और ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, वो तो पहले बीमार है, उनको भी नहीं कह सकती कुछ। मैं अकेली परेशान हुई हूँ, मैं किससे जाके अपनी दुआई सुनाऊँ? बस मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ। इस बार मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा, ना मैंने किस्तें, ना कमेटियाँ, कुछ भी नहीं, ना रेंट, कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैं खाली हूँ, लेकिन आती हूँ यहाँ पे, मेहनत करती हूँ, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। मैं तो फुल कोशिश कर रही हूँ। पुलिस वाले हैं, वो आते हैं आके, आप यहाँ क्या कर रही हो, क्यों कर रही हो? तो मैं क्या करूँ? मुझे इतना बता दो फिर। अगर मैं मेहनत भी नहीं कर सकती तो मैं क्या करूँ? मेरा बड़ा भाई जो था उसको कैंसर हो गया, उसकी डेथ हो गई। अगर वो होता तो शायद ये नौबत ना आती आज मुझ पर। लेकिन आज मैं जितनी भी तकलीफ़ें बर्दाश्त कर रही हूँ, जो भी है, पर मुझे अपने खुदा की ज़ात पे पूरा यकीन है कि वो मेरा साथ देगा, और मैं सच्चे दिल से मेहनत कर रही हूँ।
कब तक उसके घर में देर है अंधेर नहीं है, इंशाल्लाह वो मेरी भी सुनेगा। शुक्रिया शुक्रिया। जी, तो आपने जाना कि दुआ खान का कहना है कि उनका बड़ा भाई कैंसर के मूजी मर्ज के बायस इस दुनिया से कूच कर गया, रुखसत हो गया। अपने वालदैन, बूढ़े वालदैन की खिदमत की खातिर और अपने छोटे भाई का पेट पालने के लिए वो घर से बाहर निकली हैं और हिम्मत का मुजाहिरा कर रही हैं। साथ ही साथ उन्होंने अपने जैसी दीगर पाकिस्तानी लड़कियों को भी पैगाम दिया है कि वो हिम्मत करें, घरों से बाहर निकलें, मेहनत में अजमत या काम करें। जी शुक्रिया। आप दुआ ने क्या क्या कुछ किया और अब वो किन परेशानियों में इस बारे में हमको बता रहे थे, अपडेट कर रहे थे। हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने उमूमन देखा होगा कि मंगनी हो या फिर शादी, लोग जब तक अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट ना कर देना उन्हें चैन नहीं आता। गुज़िश्ता दिनों एक बरतानवी लड़की की मंगनी हुई और उन्होंने अपनी मंगनी की अंगूठी पहनकर हाथ की तस्वीर बनाई, फेसबुक पर डाली, लेकिन लोगों को उनके नाखून, ऐसा उन्होंने उनको नोटिस किया कि उन्होंने अंगूठी छोड़ी, अंगूठी की तारीफ छोड़ी और नाखूनों के ऊपर बात शुरू कर दी। खातून को उसके नाखूनों की वजह से तनकीद का निशाना बनाया गया। और ऐसा होता है किरण, जब भी तस्वीर पोस्ट की जाती हैं, कोई ड्रेस पे कमेंट कर रहा है, कोई मेकअप पे कमेंट करता है, कोई डेकोरेशन पे कमेंट कर रहा होता है, यानी आप कांग्रेचुलेशन सिर्फ कहते हैं, उससे इसमें क्या जाता है। एनीवेज, लड़की की इस तस्वीर पर एक शख्स ने पहले लिखा कि पहले अपने सड़े हुए नाखूनों का कोई इलाज करवा लो। मतलब हाउ कैन यू डू दैट? आप ये कैसे लिख सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, और क्यों इस तरह किसी ने कहा? और इट्स नॉट जस्ट वन कमेंट, देयर आर सो मेनी कमेंट्स जो कि इस तरह की पोस्ट पर होते हैं, विच इज़ बैड, और हम इसे कॉन्डेम करते हैं। और अब जरा जिक्र करते हैं हुकूमत की जानिब से दी गई एक अहम स्कीम का, यानी पीटीआई सरकार ने बेनामी असासे जाहिर करने की स्कीम की मुद्दत, इसमें अब इजाफा किया है, 3 दिन का ये इजाफा किया गया है। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख, इन्होंने पाकिस्तानियों से फ़ायदा उठाने की अपील कर दी है। शब्बर ज़ैदी इससे मुताल्लिक़ कहते हैं कि टैक्स ना देने वाले 80 से 85 हज़ार छोटे ताजर स्कीम से फ़ायदा उठा चुके हैं। और एसेट डिक्लेरेशन स्कीम, इसको 3 तारीख के ऑफिस आवर्स तक लोगों को आखिरी मौका दिया जा रहा है, वरना जो बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए एक कानून है जिसमें काफ़ी सख्त सज़ाएं मौजूद हैं। हुकूमत स्कीम के नताइज से मुतमईन नज़र आ रही है, ऐसा भी उन्होंने कहा। इसीलिए तो उन्होंने ये तौसीह की। मुजम्मिल असलम साहब माहिर मुआशियात हमारे साथ हैं, उनसे इस सिलसिले में बात कर लेते हैं। मुजम्मिल साहब, वेलकम टू नया दिन। ये फरमाइएगा, हज़ारों लोगों ने काला धन सफ़ेद करने के लिए दरखास्तें जमा कराई हैं, अगला मरहला क्या होगा? और हुकूमत कहती है अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप क्या बता सकते हैं हमें इस बारे में? देखिए, बात यह कि अगला मरहला तो कुछ भी नहीं होना, और अभी तो इदारे के अंदर इदारे बनने हैं जो बेनामी प्रॉपर्टीज को जो है जब्त करेगी, फिर बेचेगी। उस इंफॉर्मेशन पे नोटिस, अगर इनका इंफॉर्मेशन हो गए तो नोटिस भेजेंगे। तो लेकिन ये कि इस गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल विल दिखाई है और उन्होंने जो है सबको ये कह दिया है कि हम जो है पहली गवर्नमेंट की तरह ये नहीं कि धमकी देकर जो पीछे हट जाएंगे, हम जो है ये इस दफा जो काला धन है उसको सफेद करके रहेंगे। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये नहीं है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आया आगे इस मुल्क में काला धन बनना बंद हो जाएगा, रिश्वत बंद हो जाएगी, स्मगलिंग बंद हो जाएगी, तो ये सारी जो है एक्सरसाइज फ्रूटफुल होती। आगे ये भी यही चीजें होती रहेंगी तो काला धन तो इस मुल्क में रहेगा। तो अब वो रास्ते जब तक नहीं बंद होंगे तो बिल्कुल ये एक अहम पॉइंट है सर जो आप उठा रहे हैं कि वो रास्ते बंद होने चाहिए। लेकिन विद रिस्पेक्ट टैक्स एमनेस्टी स्कीम, मुझे एक कमेंट ये भी कर दीजिएगा, क्या एंटिसिपेट किया जा रहा है इससे कौमी खजाने को कितना फायदा पहुंचेगा? देखिए, कौमी खजाने को जो ये जो है हुकूमती अरकान कहते हैं कि जी कौमी खजाने के लिए नहीं कर रहे, हम मईशत को दस्तावेजी बना रहे हैं। और कौमी खजाने में फर्ज करें कि कल रात तक 42 अरब रुपए कह रहे थे आएंगे, तो रोजाना हम 15 अरब रुपए का कर्जा ले रहे हैं, तो ये तो 3 दिन की खुराक भी। तो इससे कोई कौमी खजाने में कोई खातिर का फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे कर्जे बहुत ज्यादा है, हमारे खसारा बहुत ज्यादा है। तो ये जो एक आम ख्याल है कि एमनेस्टी स्कीम से जो भी कलेक्शन होगी तो इसका जो फायदा है वो आम आदमी को होगा, ऐसा नहीं होगा क्या? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं होगा। अभी तो हुकूमत, क्योंकि टैक्स का खसारा उसका खुद इतना बड़ा है, वो कोशिश कर रहे थे कि कुछ इससे हो जाए, तो वो हो नहीं पा रहा। लेकिन बात यह कि एक राइट डायरेक्शन में राइट स्टेप है, इसके समरात कोई ऐसे कोई खास नहीं आएंगे जो आप समझ। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल असलम साहब, आप हमारे साथ थे और इस सिलसिले में कुछ कन्फ्यूजन्स जो लोगों के जहनों में उसको क्लियर भी कर रहे थे, हमसे बात भी कर रहे थे।
चलिए अपने स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनके लिए हम कह सकते हैं कि हम किसी से कम नहीं, किसी से पीछे नहीं है। ड्रोन बनाने के बैनुल-अक़वामी मुकाबले में पाकिस्तानी तलबा की धूम मच गई है। हेलीकॉप्टर ड्रोन ये बनाकर पहली पोजीशन हासिल की है। कामयाबी समेटने वाले तलबा आज है नया दिन के मेहमान। कराची की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी नस्ट, इसके तलबा ने बरतानिया में होने वाले इवेंट में मुल्क का नाम रोशन किया। इस हेलीकॉप्टर ड्रोन का मकसद ऐसे इलाकों में इमदाद पहुंचाना है जहां पर पहुंचना मुश्किल है, तो वहां पर ये ड्रोन हेलीकॉप्टर जाएगा और इमदाद पहुंचाकर वापस आ जाएगा। हमें ज्वाइन किया है उन स्टूडेंट्स ने, हमारे साथ मौजूद हैं हसन अलवी, अब्दुल रहमान, अरहम बिन तकीर और फातिमा शफीक। आप सबका बेहद शुक्रिया। ये आप अगर फ्रेम खोलें तो हमारे पास हैं भी इस वक्त 2 मॉडल्स भी हैं, तो एक के बाद दूसरा। एग्जैक्टली फातिमा, पहले मैं आपकी तरफ आऊंगा, मुझे बताएंगे 2 डिफरेंट मॉडल्स, ये क्यों? एक ये आगे वाला और दूसरा वो जो पीछे की तरफ रखा हुआ है, इन दोनों के बारे में बताएं हमें। वेल ये वाला जो है हेलीकॉप्टर है, हमने इस वी वेंट फॉर दिस वन बिकॉज जो हेलीकॉप्टर है इट्स फार मोर एफिशिएंट। ये एक ही जगह से इट कैन इमीडिएटली टेक ऑफ, इसके लिए आपको रनवे नहीं चाहिए होता है। एंड जो फिक्स विंग है हमने वो इसलिए लिया बिकॉज उसका रन टाइम लॉन्गर होता है और दिस टाइम वी वांटेड कि हम जीत जाएं, सो वी वेंट विद 2 डिफरेंट डिज़ाइंस जिससे वी वुड हैव एन एश्योरिटी कि इनमें से एक ने तो विन ही करना है। तो दोनों ने विन किया, एक ने विन किया? बोथ ऑफ देम। अच्छा, और मुकाबला किन किन से था? कौन कौन थे हमारे मुकाबले में? हमारा था इंटरनेशनल यूके की सारी यूनिवर्सिटीज। हमारे पास कैम्ब्रिज था, बाथ था, इंपीरियल कॉलेज था, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, नेदरलैंड्स, डेनमार्क और भी जगह से यूनिवर्सिटी, श्रीलंका, कनाडा। ज़बरदस्त। तो हसन आप मुझे बताएं इसकी तैयारी से मुताल्लिक, इसकी कॉस्ट से मुताल्लिक कितना वक्त लगा? वेल हमने इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमने प्रॉपर तौर पे जनवरी से स्टार्ट की दोनों की, लेकिन बीच में हमारे पास अलग अलग हर्डल्स आते हैं, क्रैश होते हैं आपके, तो आपको फिर से फ्रॉम स्क्रैच बिल्ड करना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली क्रैश के दर में सब कुछ। कितनी बार ऐसा हुआ एक्सपेरिमेंट करते करते टूट गया, दोबारा बनाना पड़ा? हेलीकॉप्टर 2 बार क्रैश हुआ है जिसके अंदर, और जो सेकंड क्रैश था बिल्कुल हमारे डिपार्चर से 1 दिन पहले था। तो फिर 1 दिन में बनाया? एग्जैक्टली, एक रात में आधा बनाया और आधा वहाँ पे जाके हम लोगों ने कंप्लीट करा था उसको। ओके, अब्दुल रहमान ये भी बताएं कैपेसिटी हो जाएगा, आपको अंदाजा था आप लोगों को 1 मिनट से? उम्मीद थी कि ये हम लोग कर पाएंगे, लेकिन ऑब्वियसली आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपके पास अगले दिन कंपटीशन है, आप आखिरी दिन बैकआउट नहीं कर सकते। जब से हमने रजिस्ट्रेशन की थी हमारे सीनियर्स वर लाइक यार इस बार ग्रैंड चैंपियंस बनना है और कुछ नहीं चाहिए। माशाल्लाह, आप लोगों ने रातें भी गुजारी हम लोगों ने, रातें भी यूनिवर्सिटी में, मतलब यूनिवर्सिटी हमारा होम थी सर, अपना घर ने पूछा कितने दिनों के लिए यूनिवर्सिटी घर थी? 4 महीने कह सकते हैं, 4 महीने। और घर में सिर्फ सोने जाते थे ज़्यादा मेहनत की थी, 6 महीने। मार्केटिंग वाले हमेशा ज़्यादा मेहनत आई थिंक इनफैक्ट रमज़ान में हम जो टीम है वो इफ्तारी के बाद आती थी और सुबह सहरी करके जाते थे। मोस्ट टाइम्स पूरा दिन ही वहाँ गुजरता था। ओके, आप क्योंकि तीनों इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के एंड यू आर फ्रॉम मैकेनिकल वन, ज़्यादा मेहनत? मैकेनिकल, आप मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के कौन है? बाकी हम 3 ओके, आप 3 इलेक्ट्रिकल के हैं, तो ज़्यादा मेहनत किस डिपार्टमेंट को करनी पड़ी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल? एक्चुअली मैकेनिकल का काम होता है कि डिज़ाइन करें और उस प्रॉपर जो मैकेनिज्म्स हैं उनको देखे प्रॉपर फंक्शनिंग में। बाकी इलेक्ट्रिकल क्योंकि इसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है, ऑटोमेशन भी होता है, तो ये सारे काम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट देख रहा होता है। लेकिन जब मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है तो फिर कोई मैकेनिकल कोई इलेक्ट्रिकल नहीं होता, तब सब लोग लग के मैन्युफैक्चरिंग। हम लोग अपनी बात करते तो फिर तो हर बंदा हर काम ही कर रहा होता है। एग्जैक्टली। तो अब्दुल रहमान आप मुझे बताएं ये कितना वेट है इस हेलीकॉप्टर वाले मॉडल का, कैपेसिटी क्या है, कितना वजन उठा सकता है और किस नौयत का लेकर जाएगा इमरजेंसी के मकामात पे? का जो अभी वेट है होगा, जो डेड वेट होगा आपके, बेसिकली ये आपके 5 किलो के करीब होगा। ओके। और ये जो वेट उठा सकता है अराउंड 2 किलोज होता है, और 2 किलोज के अंदर आपकी 2 पानी की बोतलें आ सकती हैं, आपका फर्स्ट एड किट आ सकता है। बेसिकली जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर को सारी चीज़ें की ज़रूरत होती है सप्लाई करने के लिए, कोई डिज़ास्टर स्ट्राइक कर जाते हैं कहीं पे भी। और इसका यही है कि ऊपर इसके ये पर लगे हुए और ये उड़ता है, ये घूमता भी वाला, उसकी भी जरा खुसूसियात हमें बता दें। उसका भी यही हिसाब है, सेम है, कोई तब्दीली नहीं। तब्दीली तो ये एक जगह से ये है बिकॉज अगर रनवे आपको चाहिए टेक ऑफ के लिए और लैंडिंग के लिए तो वहां तक पहुंचना फिर आसान है, बट दिस इज समथिंग जो कि रिमोट एरियाज में जा सकते हैं, यानी पाकिस्तान का कोई भी इलाका जहां पे कोई और ना पहुंच सके तो वहां पे हेलीकॉप्टर आराम से जा सकता है। इसकी एक और खासियत ये भी है कि ये एक जगह खड़े होकर भी नीचे सामान गिरा सकता है, और प्लेन के अंदर ये थोड़े से मसले आ जाते हैं कि चलते हुए गिराता है तो सामान आगे पीछे भी हो सकता है। और जो इसकी बाहरी सूरत है, जो इसके ऊपर आपने पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है, तो वाइट कलर है, इसके ये कलर्स होने चाहिए, इसके ऊपर किसने काम किया, किसकी चॉइस थी? असल में इसके अंदर के कामों में इतना टाइम लग गया था कि कॉस्मेटिक सर्जरी करने में आप कह सकते हैं इतना टाइम नहीं मिला था हमें। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। अब अगर आप इसके ऊपर ध्यान दें तो इसके कलर्स क्या होंगे? मैं होती तो मैं पिंक कहती, वैसे आप ग्रीन भी कर सकते हैं।
वी वुड कीप इट वाइट बिकॉज प्रोफेशनल लगता है, थोड़ा सा खिलौना नहीं बनाना था, मेरे को प्रोफेशनल सी चीज़ बनानी थी, तो इसलिए ये मैं ख़राब तो नहीं कर रहा? कुछ आवाज़ आ रही है, मुझे डर लग रहा है। थोड़ा सा जब कड़ की आवाज़ है, मैंने छोड़ दिया फौरन, मैंने तो नहीं किया। यही है कि यही जो कॉन्फ़िगरेशन थी, दिस मेड अस स्टूड आउट अमंग्स ऑल द टीम, क्योंकि ये उस कंपटीशन की हिस्ट्री में पहली बार किसी ने अटेम्प्ट करा था कि हेलीकॉप्टर बना के लेके आए। अब तक हमारा आप कह सकते हैं एक एक्सपेरिमेंटल फेज था, ये हमने एक्सपेरिमेंट के तौर पे बनाया था। फिक्स विंग का ये था, पिछले साल भी हमारी टीम गई थी, उस वक्त भी अवार्ड्स जीत के आई थी, बट ग्रैंड चैंपियंस नहीं बने थे, तो उसमें हमारा पहले से एक्सपीरियंस था। ओके, तो ये दिस वाज न्यू, दिस वाज टोटली न्यू फ्रॉम द स्क्रैच। ये हो गया, वो हो गया, अब अगला क्या है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या है, आगे जाके क्या करना है? या इसी को मॉडिफाई मजीद करना है आगे जाके? बहुत सी चीज़ें हैं, अब वो अगर ऐसे टीवी पे बोल देंगे तो सब देख लेंगे और फिर कॉपी आइडिया शेयर हो जाएंगे। थोड़ा सा कुछ नहीं बता सकते क्या? 4 टीम्स होती हैं। ओके, 2 इनमें से हमारी थी, फिर इस दफ़ा गुलाम इशाक खान से भी टीम आई थी और DHS सुफा से भी टीम आती, तो पाकिस्तान से अच्छी खासी पार्टिसिपेशन। एग्जैक्टली। कमिंग बैक टू दिस मॉडल, मुझे ये बताएं, क्या इसको और मॉडिफाई करने का सोच रहे हैं, यानी कैपेसिटी बढ़ाने से मुतालिक सोच रहे हैं, या ये अपनी ज़ात में ही मुकम्मल है, इसमें मजीद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है? ऑब्वियसली रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हमेशा रहता है, बट बात सारी ये है कि हमारी जो कैपेसिटी थी फंडिंग के लिहाज से और टाइम के लिहाज से, हमने अपनी तरफ से बेस्ट करा था, तो ऑब्वियसली अब ज़्यादा टाइम होगा तो इस पर ज़्यादा हम लोग रिसर्च करके इसको और बेहतर बना सकते हैं। अब प्रोटोटाइप से लेके जो एक सफ़र होता है कमर्शियल करने का, उस पर कुछ सोच रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, बिकॉज कंपटीशन तो विन कर लिया। जी बिल्कुल, उसका पूरा एक प्लान बनाया जाता है, उसकी पूरी बाकायदा प्री प्रेजेंटेशन दी जाती है कंपटीशन के अंदर, उसका भी एक अवार्ड ये जीत के आई है। ओके, बिजनेस आई एम प्रीटी श्योर आपको ज़्यादा बता सकते हैं। सो बिजनेस प्रपोजल में बेसिकली हमें जो है, जो हमने प्रोडक्ट बनाया है उससे हम एक सेल कैसे करेंगे, हाउ विल मेक इट ए कमर्शियल लाइक कमर्शियल मॉडल। तो उसके अंदर वी वेंट विद दैट वी वुड बी यूजिंग दीज वंस फॉर ये जो है हम रियल एस्टेट में यूज़ करेंगे, और जो फिक्स विंग प्लेन है हमारा वो हम एग्रीकल्चर के लिए यूज़ करेंगे। और इसका रिस्पांस कैसा आया? इसका रिस्पांस ये था कि वी वन द बेस्ट। जबरदस्त। और हम ना कुछ खलीजी ममालिक से ऐसी खबरें देखते हैं कि वहाँ पर तो पिज्ज़ा, ग्रोसरीज, दवाएं, सब के लिए ये तो इस सब के ऊपर उन लोगों का ध्यान है, इस तरह से भी वो लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग नहीं सोचते कि चलो लगे हाथ तो ये भी कर लेंगे? हाँ बिल्कुल, किया जा अप्रोचेस सकता में है। फ़र्क है। बेसिकली हमारी रिसर्च जो थी वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिहाज से थी, तो हमारा ये अभी कमर्शियल नहीं था, ये हमने स्पेसिफिकली बनाया था कि एड रिलीफ के लिए ये बना। मैंने कोई नई बात नहीं की, कोई नया आइडिया नहीं दिया, पहले से जहन में था, मुझे पता है आप लोग जीनियस। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, क्या आप ये सोच सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं स्पेशली इन कराची मैंग्रोव्स के लिए हम देखते हैं कि वो ऊपर से बीज फेंक के जाते हैं। पाकिस्तान के बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पे आपको लगता है वो ज़मीन या पहाड़ वो ऐसे हैं जहाँ पे सीड सिर्फ फेंकने हैं, प्लांटेशन करनी आसान हो जाएगी और ये वहाँ पे यूटिलाइज हो और गवर्नमेंट लेवल पर हो, इसके लिए कुछ सोच रहे हैं और कुछ कर रहे हैं या कर सकते हैं? हमने रिसर्च तो काफ़ी की थी, हमने कंपनी से बात भी की थी। वी वेंट टू फौजी फर्टिलाइजर, एंग्रो एंड बहरिया टाउन। सो यहाँ पर ये है कि कंपनीज आर विलिंग टू इन्वेस्ट एज लॉन्ग एज आप उन्हें एक वायबल प्रोडक्ट दे रहे हैं। दिस इज वायबल। यस। कॉस्ट शेयर कर सकते हैं इसकी? अगर कमर्शलाइज करते हैं तो क्या कॉस्ट होगी इसकी? वेल ये बड़े मुश्किल सवाल है, इसलिए आप आसान सा जवाब क्यों दो चार करके नहीं देखा, सिर्फ इतना सारा दिमाग लगाया और वो नहीं काम किया? नहीं, बिल्कुल काम बिल्कुल हुआ हुआ है, बट थोड़ी सी वेरिएशंस आ सकती हैं, क्योंकि आप अगर एक रफ आइडिया दे दें कमर्शियली अगर करेंगे, कुछ सोचा हुआ है? क्योंकि जाहिर है एक्सपेरिमेंटल फेज में तो आपकी कॉस्ट ज्यादा होती है, यू नो वो गिर जाता है, बता सकते हैं अराउंड 1.5 मिलियन। 15 लाख रुपए में ये तैयार हो सकता है। ये छोटा मुन्ना सा, लेकिन ये हुकूमती सतह के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। उनके हिसाब से 15 लाख कुछ भी नहीं है, अगर वाकई इतने सारे आइडियाज इससे पूरे हो रहे हैं। ऑब्वियसली अगर आप कमर्शियलाइजेशन के लिए यूज़ करें तो उसको आपको और एफिशिएंट बनाना पड़ता है, उसके अंदर कोई आपने कोई रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट छोड़नी पड़ता है, कि इसलिए उस वक्त ज़्यादा कॉस्ट लग सकती है। अभी कॉम्पिटिशन के लिए अलग मास प्रोडक्शन के अंदर देयर इज अ डिफरेंट थिंग, और जब आप इस तरह एक या दो मॉडल्स पे काम कर रहे होते हैं तो वैसे ही आपको थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ता है वो। ओके, और जब आपने एक्सपेरिमेंट किए थे यहाँ पे रहते हुए, कभी कोई मसला तो नहीं हुआ कि आप क्या उड़ा रहे हो भाई? कुछ पॉलिसीज भी होती है ना? ओके फाइन, ठीक है, गॉट इट, ठीक है, बट यू मैनेज इट। तो ये भी एक बैरियर होता है जिसको आपने अबूर करना होता है। किसी ने पकड़ लिया भाई, किधर ड्रोन का वर्ड है ना, ये वर्ड कुछ जगह पे ड्रोन बैन हो चुका है कि आप इस शहर में या इस फजा में, इस इलाके में ड्रोन नहीं उड़ा सकते, तो फिर डेफिनेटली कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, तो वो आपको जरूर मद्देनजर रखने होते हैं। ये तो हेलीकॉप्टर जबरदस्त, सेकंड मैं ले ना लूँ ये 15
लाख रुपए निकाल लीजिए, लाइए लाइए लाइए। मैं 10 इनको दूंगी, 5 अपने पास। डिस्काउंट नहीं है किरण? थोड़ा सा इस तरह से। आफ्टर ऑल हम लोग को कंटिन्यू करना है, वी नीड फाइनेंसर्स। तो अगर आप फाइनेंसर चाहते ये हैं है, तो दिला मैं नहीं हूँ, हम दोनों को सहूलत हो गई। मैं अच्छा थैंक यू। तो नहीं देकर जा सकते। सॉरी सुना ही नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं। कुछ सुनाई नहीं दिया, हम लोगों को भी कुछ सुनाई नहीं देता अगर हमसे इस तरह कोई कहता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का, और कितने सारे ब्रिलियंट आइडियाज इसके जरिए किस तरह से आगे बढ़ा जा सकता है। स्पेशल अफराद की मदद भी की जा सकती है। मैं चाहती हूँ कि मैं अभी इस मौके पर स्पेशल अफराद की भी बात कर लूँ। रोशनियों का शहर है कराची, और यहाँ वाक़ है ऐसा सेंटर जहाँ स्पेशल अफराद की खिदमत स्पेशल अफराद करते हैं, माजूर अफराद की खिदमत माजूर करते हैं। मुख्तलिफ कामों को बेहतर तरीके से अंजाम देने वाले इन्हीं लोगों से बात की मोहम्मद शुएब ने। जब ये गए थे, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था, तो चलिए मैं और आप मिलकर दिखाएंगे आपको। आज हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट लिविंग सेंटर की, क्योंकि जब हम जिक्र करते हैं पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटी का, तो हम जिक्र ये भी करते हैं कि डिपेंडेंसी वर्सेस इंडिपेंडेंट। किस तरीके से यहाँ पर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या पर्सन्स विद डिफरेंट एबिलिटी को इंडिपेंडेंट किया जा रहा है, किस तरीके की सर्विसेज दी जा रही हैं, और इस दरवाजे से अंदर दाखिल होकर देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अच्छी काविश है जहाँ पर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ही एम्प्लॉय हैं, और वो सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, बल्कि ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं। वालेकुम सलाम। जावेद रईस साहब, आप प्रेसिडेंट हैं इस इदारे के। अभी तो हम सिर्फ दाखिल में चाहता हूँ आप मेरे साथ साथ चले आगे और मुझे बताते रहे कि इस इदारे में क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं समा का, उनकी पूरी टीम का के इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने माशरे के इस साथ तबके को तवज्जो के काबिल समझा और आज हमारे लिए टाइम निकाला। ठीक है सर, आगे चलते हैं। साथ में मैं देख रहा हूँ सर, ये जो पूरी बिल्डिंग है, कोई स्टेप यहाँ पर नहीं है। हालांकि मुझे लगता है रैम्स की शायद जरूरत भी नहीं है, आपने इस तरीके की बिल्डिंग डिजाइन करवाई हुई है। जी। अच्छा, बिल्कुल, असल में हम फिजिकल पर्सन के साथ मेन प्रॉब्लम ही मोबिलिटी की होती है ना। अगर हमसे कोई बात करे तालीम की या रोज़गार की, तो हमारे लिए ना तालीम पहले है ना रोज़गार पहले है, मोबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी। जब एक्सेसिबिलिटी होगी, मोबिलिटी होगी, तो फिर हम आगे तालीम हासिल करते रोजगार। ये किचन की तरफ, ये किचन में बिल्कुल किचन में क्या हो रहा है। अच्छा, ये हम आ चुके हैं किचन में। बिल्कुल, और किचन में अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कैसे हैं आप? आज आपकी ड्यूटी लगाई जी। अच्छा, ये एक्सेसिबल किचन है। अच्छा, और यहाँ पे हम इसकी हाइट देखेंगे आप, इसके जो स्लैब और इसका जो वॉश बेसन है और जो दूसरी चीज़ें सब एक व्हीलचेयर के हिसाब से उसका जो स्टैंडर्ड होता है उस हिसाब से ये डिज़ाइन बनाना है, पकाना है, सर्व करना है, बाद में जो भी डिश वॉशिंग है सब इसमें। सर आगे चलते हैं दोबारा। चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे, लेट्स सी व्हाट्स देयर ऑन फर्स्ट फ्लोर। और इस वक्त हम यहाँ पर गेस्ट हाउस में मौजूद हैं, और यहाँ पर इंटीरियर सेंस से बैच के फॉर्म में लोग आते हैं जिन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है अपनी ज़िंदगी को कैसे मैनेज करना है। करंटली कोई बैच यहाँ पर नहीं, बट एनीवेज दिस इज़ द गेस्ट हाउस, जहाँ पर जिस हम पहले भी बता रहे थे आपको कि बैच जिसमें अगर 30 लोग हैं जो कि इंटीरियर सेंस से आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पर फैसिलिटेट किया जाता है और उनको यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेनिंग सेशंस दिए जाते हैं। चलते हैं ऊपर, और स्पेसिफ़िकली वुमेन विद डिसेबिलिटीज़, उनकी अब हम बात करेंगे। उनको किस तरीके से रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपने आप को मैनेज करने के गुर यहाँ पर सिखाए जाते हैं। अभी हम एक्सपीरियंस रूम में आए हैं, और यहाँ पर ख़वातीन को बेसिकली ट्रेनिंग दी जाती है, उनको समझाया, उनको सिखाया जाता है उनकी जो लाइफ को मैनेज किस तरीके से उन्हें खुद करना है। वी हैव शाइना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप शाइना? ख़वातीन डेफिनेटली हम जब इस माशरे में जिक्र करते हैं तो बहुत से ऐसे इलाके हो जहाँ हमें लगता है कि अंडर प्रिविलेज्ड है, हालांकि नॉर्मल है बट अंडर प्रिविलेज्ड, और अगर वुमेन विद डिफरेंट एबिलिटी हो तो उसके लिए चैलेंजेस बहुत बढ़ जाते हैं। बट आपको लगता है कि आप ज़िंदगी कुछ आसान हुई है इस इदारे में आके? बहुत ज़्यादा। मैं मतलब सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे पता चला कि डिसेबिलिटी के साथ लाइफ को किस तरह आगे लेके चलनी है। मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। मेरे जहन में पहले ये था कि मैं कुछ नहीं कर सकूँगी, मैं एक माजूर लड़की हूँ, बस घर में बैठूँगी, मैं आगे नहीं जा सकती, मैं नहीं पढ़ सकूँगी, मैं कभी बाहर अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग नहीं कर सकूँगी। आज माशाल्लाह से मैं हर महीने जाती हूँ शॉपिंग करना। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं अपनी मर्ज़ी से जाकर शॉपिंग, अपनी पसंद की चीज़ें लेती हूँ।
पहले तो मैं अपनी पसंद भी नहीं बता सकती थी किसी को मैं ले लेके आओ। थैंक यू सो वेरी मच शाइना, और वाकई शी इज़ एन इंस्पिरेशन, और हर किसी का ख्वाब होता है। डेफिनेटली उनकी आंखें बता रही हैं कि उनके भी ख्वाब हैं। इस इदारे को देखते हुए जो सर्विसेज, जो फैसिलिटीज़ उन्हें प्रोवाइड की गई, डेफिनेटली फिर हर शख्स चाहता है कि उसको वो लेकर आगे चलाने। एनीवेज आगे बढ़ते हैं इस इदारे में ही आगे, जो दीगर एरियाज़ हैं उनकी चलकर बात करते हैं। सेरेब्रल पाल्सी, या कंडीशन जिसमें बच्चा अपने आप को संभाल नहीं सकता, ऐसे में पेरेंट्स को क्या गाइडलाइंस दी जानी चाहिए और बच्चे को किस तरीके से यहाँ पर मैनेज किया जा रहा है, ये वो हिस्सा है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है आयशा। आयशा पार्शली ब्लाइंड है और शी इज़ अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो हाउ वंडरफुल इज़ दैट। तो उनसे उनका एक्सपीरियंस पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं चूँकि ब्लाइंड कोऑर्डिनेटर हूँ और एज अ पार्शली ब्लाइंड हूँ, तो इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि दूसरी चीज़ें तो काफ़ी होती हैं, बुक्स बनाना, जैसे कि हमारे माशाल्लाह से यहाँ पे एक सर बैठे हुए हैं जिनकी अपनी ये जो बेटी आप देख रहे हैं ये उन्हीं की बेटी है। बेसिकली वो खुद एक ब्लाइंड पर्सन है और उनकी बेटी ऐसी है। तो बेसिकली मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना ऐसा इनिशिएटिव लिया जाए जो थोड़ा हट के हो ब्लाइंड कम्युनिटी से, तो मैंने फिजियोथेरेपी का इनिशिएटिव किया। अस्सलाम वालेकुम जावेरिया, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे बहुत अच्छा लगा ये सुन के कि आप तो एग्ज़ाम्स देने वाली हैं अब। कैसी तैयारी है? बल्कि दे तो नहीं दिए एग्ज़ाम्स? एक हो गया और एक बाकी है। ओके, और तैयारी कैसे चल रही है उसकी, और इसके लिए कहाँ जाती हैं? ये बेसिकली तो यहीं से स्टार्ट करते। सुबह हम लोग एजुकेशन लेते, जैसे टाइम होता है मैं अपनी एक्सरसाइज करती हूँ, फिर बाकी जो एक्टिविटीज़ होती है वो करनी होती, मतलब यहीं से हो जाता है। कब से आ रही हैं इस इदारे में? 1 साल हो गया। कितना फ़र्क पड़ा? काफ़ी फ़र्क पड़ा, देख ले। हाँ मैं वो देखता हूँ, तभी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और ये फ़र्क पड़ने पर घर वाले कितना खुश हैं? बहुत खुश है। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच। तो चलते हैं ज़रा आगे, और अब ज़रा कि बाहर लिखा हुआ था इट्स अ फन हाउस, तो लेट्स सी हाउ इट इज़ अ फन हाउस। और अभी हम आ चुके हैं फ़न हाउस में। वैसे तो जितना हमने एरिया विज़िट किया, मैं तमाम ही फ़न हाउस लगा किस कदर खूबसूरती से, आसानी से, सहूलत से सिखाया जा रहा है जो भी वहाँ पर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम ज़रा ये बता देते हैं कि अक्सर जो घरों में, यानी जो पीपल विद डिफरेंट एबिलिटी है, वो अगर यहाँ पर नहीं आ सकते तो यहाँ का स्टाफ वहाँ पर जाता है, उनको ट्रेन करता है। बट एनीवेज दिस स्पेसिफिक एरिया, यहाँ पर स्नूकर भी है, यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जिस तरह कुछ विजुअल्स भी आपको हम दिखा रहे हैं कि अगर एक पर्सन में डिफरेंट एबिलिटी है, वो अपने आप को पानी में किस तरीके से सर्वाइव करवा सकता है, यानी वो किस तरीके से बचे अगर वो खुदा ना खास्ता किसी पूल में गिर जाए या वहाँ पर उसे मैनेज करना पड़े अपने आप को, तो किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली द बॉटम लाइन इज़ हाउ टू मैनेज योर लाइफ इफ़ यू हैव अ डिफरेंट एबिलिटी। और इसी लाइन को लेकर ये इदारा काम कर रहा है, ना सिर्फ इस तरीके से कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं और सीख रहे हैं, बल्कि घरों में जाकर, कम्युनिटीज़ में जाकर, वहाँ लोकेट कर लोगों को जिसको ज़रूरत है उसका दरवाज़ा खटखटा कर कि हम हैं जो कि आपका हाथ थामेंगे, और हम हैं जो आपको सिखाएंगे, आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको मैनेज करना है अपनी ज़िंदगी, और किस तरीके से आपको मैनेज करना है उस शख्स को जो आपके नज़दीक है, आपके साथ है, आपके घर में है, आपके दफ्तर में है, पर्सन विद डिफरेंट एबिलिटी, एंड हाउ यू हैव टू हेल्प हिम इन मैनेजिंग हिज लाइफ। ज़बरदस्त। शुएब गए थे ये, क्या कुछ उन्होंने देखा हमें बताया। अब मैं ज़रा कुछ हसीन नज़ारों की बात आप फिर स्वाद तो लेकर जा रही हैं हमें? जी बिल्कुल सही पहचाना आपने, क्या गैस वर्क है आपका। स्वाद की हसीन वादी मालूम जब्बा, इसका मौसम बहुत खुशगवार है और इसीलिए तो यहाँ पर सैयाह आज चले जा रहे हैं। तो जिप लाइन भी है। हाँ, सैयाह शहाबुद्दीन मजीद बता रहे हैं। गर्मी के मारे लोगों के लिए कुदरती हुस्न की वादी मालम जब्बा किसी जन्नत से कम नहीं। मैदानी इलाकों में गर्मी ने सताया तो सुकून पाने लोगों ने मालम जब्बा का रुख कर लिया। 35 फीट बुलंद लेप ऑफ फेथ के तो सभी दीवाने निकले। सऊदी अरब से आई सिदरा ने भी दिल थाम कर चिलांग लगाई। मालम जब्बा बहुत अच्छी जगह है। मैंने अभी यहाँ पर आके फ्री फॉल किया, वो अच्छा था। शुरू में मुझे जंप करने से पहले थोड़ा बहुत डर लग रहा था, लेकिन जंप करने के बाद इट वाज ऑल फाइन। सयाहों ने चेयर लिफ्ट से 1 किलोमीटर फजा की भी सैर की और हसीन लम्हात को कैमरों में भी महफूज किया। तो यहाँ पे वेरियस एक्टिविटीज हैं जो कि आके टूरिस्ट एक एंजॉय कर सकता है और अपना टाइम अच्छा गुजार सकता है। मुल्क भर से आने वाले सयाह मालम जब्बा के दिलकश नज़ारों में खोकर रह गए। फलकबोस वादी मालम जब्बा में सुहाना मौसम और दिलफरेब नज़ारे, सयाह भी जन्नत नज़ीर वादी में खींचे चले आए। कैमरामैन फरजंद अली के साथ सैयद शहाबुद्दीन, समा, स्वात।
एक बड़ी अच्छी खबर शेयर करेंगे प्रोग्राम नया दिन की। एक काविश रंग ले आई कि लाहौर की बर्गर और शवारमा फरोख्त करके घर चलाने वाली लड़की दुआ खान, इसकी मदद के लिए लोग अब मैदान में आ गए हैं। यूएई में मुकीम समाजी रहनुमा साकिबुर रहमान ने दुआ की माली मदद का इरादा जाहिर किया है। मजीद बात करेंगे, साकिबुर रहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। साकिब, थैंक यू सो वेरी मच। सबसे पहले बताएंगे ये दुआ की मदद कैसे करेंगे आप? थैंक यू जी शेर साहब कॉल पे लेने का। ये एक रिपोर्ट हमने देखी थी तो हमने सोचा चले इनकी मदद की जा सके, क्योंकि इनकी रिपोर्ट ये थी कि इन लोगों ने इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ली है और यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं तो इनको दुश्वारी का सामने। तो हमने लोगों से चंदा इकट्ठा करके थ्रू फेसबुक हम डोनेशन कैंपेन रन करते हैं और इनके लिए हमने डोनेशन इकट्ठे किए। तो हमने कहा ये इनको दे देंगे, बाकी और भी ये लोग जितना हमें बताएंगे तो उसके साथ साथ हम इसकी माली मदद कर सकेंगे। यानी दुआ से आप राब्ता भी करेंगे और दुआ जो बताएंगे, उनकी फैमिली जो बताएगी, जो उनकी मुश्किलात हैं उसको कम करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए आप इस कैंपेन को मजीद आगे लेकर चलेंगे, ऐसा ही है साकिब? एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली इसी तरह होगा, क्योंकि जितनी डोनेशन हमने अभी तक इकट्ठी की है वो इनको देंगे, बाकी जितनी इनकी ज़रूरत होगी वो उनके साथ साथ हम कैंपेन रन करेंगे, उनको साथ साथ वो देते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। साकिब साहब आप मौजूद थे और ये इरादा है जो आपने जाहिर किया और इस तरह और लोग जिन्होंने आपसे कांटेक्ट किया क्योंकि आपने कैंपेन ये स्टार्ट की। यूँ हम ये कह सकते हैं कि दुआ की दुआएं रंग लाई और समा की काविशें भी। और अब बात कर लेते हैं छोटे छोटे बच्चों की, और बच्चों को जो ख़तरात लाहिक हैं, अमराज की मैं बात कर रही हूँ उनकी। एक मसला टीबी और दूसरा थ्रश। ये क्या होता है पहले इसके बारे में जान लें। ये मुंह के अंदरूनी हिस्से में छोटे छोटे से छाले बन जाते हैं छोटे बच्चों के, शीरखार बच्चों के, और ये उनको ज़्यादा परेशान करती है बीमारी। इसके बारे में बात करेंगे। और टीबी, ये किसी ऐसे शख्स से बच्चे को दूर रखना चाहिए जिसको टीबी हो, और अगर बच्चे की पैदाइश के वक्त माँ इस बीमारी में मुब्तला है तो उसे ना तो बच्चे को अपना दूध पिलाना चाहिए और इसकी देखभाल का फ़र्ज़ भी ज़रा दूर रहकर ही अंजाम देना चाहिए। इस तरह की बातें हैं, इस तरह की मालूमात हैं कि जो लोगों के जहनों में। आज हम इन सारे मसाइल के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर फराह हमको ज्वाइन कर चुकी हैं। वेलकम टू नया दिन। डॉक्टर फराह कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं बताइए थ्रश पे पहले बात कर लेते हैं। किरण, ये थ्रश है क्या? अच्छा, बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो आपको ज़ाहिर है बता नहीं सकते, वो सिर्फ रो सकते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होता उनको क्या तकलीफ़ है। समटाइम उनके पेट में दर्द है या कोई और भी प्रॉब्लम है, कंजक्शन है, सीने में कोई प्रॉब्लम है, तो वो नहीं बता सकते हैं आपको किसी तरीके से नहीं। आप सिर्फ उनके रोने से ही जान सकते हैं और आप बेचैन हो जाते हैं बस। बिल्कुल ज़ाहिर है, बच्चे बेचैन है, आप भी बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, लेकिन उनके मुँह में छोटे छोटे से छाले हो जाते हैं उसके, क्योंकि अगर छोटे बच्चे जो सिर्फ फीड पे हैं उनका मैदा भी ख़राब हो जाता है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, बहुत सी वजूहात होती हैं, या कोई आपको कोई वायरस अटैक कर जाता है। उनके मुंह में छोटे छोटे से उनकी ज़ुबान पे छाले हो जाते हैं, मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, उसको आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इतने छोटे बच्चे को क्या दिया जा सकता है? जी, सबसे पहले आप घर में क्या कर सकते हैं कि अगर आप आधी रात हो रही है, आप कहीं भी नहीं जा सकते, आपके घर में कोई भी मेडिसिन मौजूद नहीं है, आप फ़ौरन जाइए अपनी फ्रिज खोलें, इतना सा टुकड़ा बर्फ़ का निकालें और वो जिस हिस्से पूरे मुंह में उसके फेरना शुरू करें। बच्चे के, ये बड़े भी कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा कूल इफ़ेक्ट करेगा और जो इसकी तासीर है वो थोड़ी सी इसको कंट्रोल कर देगी। आपके जो छालों में तकलीफ़ हो रही है थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद आप ये करें, 5 मिनट के लिए आप इस तरह वो मसाज करें बर्फ़ का, फिर हटा दें, फिर थोड़ी देर करें, उसके बाद उसके मुँह में शहद लगा के छोड़ दें। ये तो आपका फौरी रेमेडी है कि जो आप घर में कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इससे बड़े बच्चे हैं, जिस तरह 1 साल का बच्चा है, 1.5 साल का बच्चा है, उसकी खुराक आपको उसको कंट्रोल करना है। उसको ऐसी चीज़ें दें, दही का इस्तेमाल बच्चों को ज़्यादा करवाएं ताकि वो उसके अंदर अगर उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में उसका मैदा ख़राब हो रहा है तो वो उसको कंट्रोल करेगा। बड़े लोगों में भी ये पाया जाता है कि उनके मुंह के अंदर वक्तन छाले हो जाते हैं, जैसे आप भी मुझसे जिक्र कर रही थी कि हो जाता है, मुंह पक जाता है, ज़ुबान पक जाती है, आपको पता नहीं चलता, आपको अंदाज़ा ही नहीं होता। तो ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें, स्पेशली जो खीरा होता है उसके जो बीज होते हैं उनको अगर आप 1 हफ्ता डेली खाएंगे तो इस मर्ज से आप बच सकते हैं। ओके, आप मुझे बच्चों पे ये बताएं कि ये मालूम कैसे होता है कि अच्छा ये थ्रश ही है, कहीं फंगल इन्फेक्शन ये तो या तो ये बताएं सेम चीज़ है, डिफरेंस है जी, तो पर मालूम कैसे होगा? फंगल इन्फेक्शन जो है वो आपको एक डिफरेंट तरीके से नज़र आएगा। फंगल इन्फेक्शन मुंह के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो रहा है तो वो अगर आपका चेस्ट, छोटे बच्चों के स्पेशली गले आ जाना
या उनका चेस्ट में कंजक्शन हो जाना, उसकी वजह से वो ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, वॉमिट करते हैं, वो मुस्तकिल वो हजम नहीं कर पाते, वो जो भी फीड करेंगे, जो भी दूध पीते हैं, वो फ़ौरन थोड़ी देर के बाद वो वॉमिट कर देते हैं। आपको अंदाज़ा हो जाता है कि इनका चेस्ट ख़राब है। मुंह के अंदर जो छाले उनके होंगे वो उससे वॉमिट नहीं करेंगे, मगर वो तकलीफ होती है। सही। वो उनको वो जो आप उनको फीडर दे रहे हैं, वो फीडर को प्रॉपर तरीके से प्रेस नहीं कर पाते, तो वो आपको अंदाजा हो जाता है, बच्चा बार बार मुंह से फीडर बाहर करेगा, आपको अंदाजा हो जाता है। जी, अगर सिर्फ ज़बान देखें उससे अंदाजा हो पाएगा कि वाइट कलर की, जी बिल्कुल, वो जुबान जो है बच्चे की, जो उसका बीच का हिस्सा होता है वो बिल्कुल वाइट हो जाता है। ओके। उससे भी आपको अंदाजा होता है कि थ्रश। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम की खराबी की वजह से किसी चीज़ की कमी से भी हो सकता है। अच्छा, ये पानी क्योंकि 6 महीने तक हमारे यहाँ ये कहते हैं कि फीट पे ही रखा जाए बच्चे को, पानी बिल्कुल ना दिया जाए। लेकिन क्या है कि अभी जिस तरह का वेदर चल रहा है, आप ये जो मौसम देख रहे हैं, आप आधे घंटे बाद 2-2, 3-3 चम्मच बच्चे को पानी दे सकते हैं, आपको देना चाहिए। तो ये हमारे यहाँ ये कहते हैं नहीं जी नहीं देना चाहिए, पानी की कमी से हो सकता है, इसलिए पानी बच्चे को ज्यादा दें, और अगर हो गया तो बर्फ का मसाज करें, और अगर कुछ भी नहीं है उसके बाद लाजमी अपने डॉक्टर को जरूर जाकर दिखाइए। अब हमारा दूसरा मसला, अगर माँ को टीबी है तो क्या वो बच्चे को दूध पिला सकती हैं? क्या इस तरह से, क्या उनको दूर रहना चाहिए अपने बच्चे से, एहतियात बरतनी चाहिए? एहतियात तो देखिए किसी भी बीमारी में बरतनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता नहीं चलता कि आपके साथ प्रॉब्लम है क्या। अगर आपको सिम्टम्स पता चल जाएं, जिस तरह हम लोग हमेशा कहते हैं आपके फैमिली फिजिशियन होना ज़रूरी है। हर 6 महीने के बाद हम सबको अपने टेस्ट करवाने चाहिए। उसके सिम्टम्स पहले हम बता देते हैं ताकि मदर्स को पता चल जाए। विदाउट एनी रीज़न आपको बुखार होता है, आज हो गया बुखार, 3 दिन बाद रुक गया, फिर उतर गया, फिर हो गया, ये इसकी वजह लोग कहते हैं जी थकन से हो गया है, घर में पैनाडोल खा ली, ख़त्म हो गया। या आपको किसी वजह से चेस्ट में आपको पेन शुरू हो जाता है, या आपको खांसी हुई, आज हुई, 2 दिन रुकी, फिर ख़त्म हो गई, फिर हुई, आपने कोई काफ सिरप ले लिया या घर में कोई रेमेडी कर ली, फिर उसको छोड़ दिया। आप थके हुए खुद को फील करते हैं, बहुत ही ढला हुआ फील करते हैं, कमज़ोरी होती है, तो ये सिम्टम्स अगर आपको नज़र आ रहे हैं तो आप लाजमी डॉक्टर को दिखाएं। अगर किसी मदर को डायग्नोज है कि वो टीबी है तो कोशिश ये करें कि आप उसके मुंह पे ज़ोर ज़ोर से सांस ना लें, चाहे आपके पास बच्चा है या कोई और भी है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र होने वाली चीज़ है। सांस ना लें, आप खांसी ना करें उनके सामने, बच्चे को दूर रखें, और फीड जहाँ तक है वो करवा सकते हैं, लेकिन एहतियात ज़रूरी है। अपने डॉक्टर के साथ राब्ते में ज़रूर है, वो किस कंडीशन में है, उसकी क्या कंडीशन है, वो पता चलना ज़रूरी है। और खुदा न खास्ता किसी छोटे से बच्चे को टीबी हो जाती है तो उसकी अलामात क्या रहती है, कि कुछ हमें अगर आप इस बारे में बता सकें। उसको विदाउट थोड़े दिनों बाद उसको बुखार आने लगे, उसकी बॉडी बहुत गर्म होगी, वो आपको बता तो नहीं सकता। खुदा न खास्ता अगर किसी छोटे बच्चे को है उसको बुखार होगा, वो बेचैन रहेगा, वो हाथ पैर इतना चलाएगा कि जिस्म में दर्द होता है। तो ये आप लाजमी इस तरह की कंडीशन में भी अक्सर लोग कुछ सिरप ऐसे रखते हैं घर में कि पैनाडोल, कोई भी सिरप इस तरह की मेडिसिन रखते हैं कि वो थोड़ा सा बुखार हुआ, वो पिला दिया, 4 घंटे के बाद उतर गया, वो फिर 2 दिन बाद, अगर 1 दिन के बाद फिर दोबारा हो गया है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, बुखार और खांसी के शरबत पिला देते हैं, सिरप्स पिला देते हैं, लेकिन ये नाकाफी है। तो हम ये मर्ज को खुद बढ़ाते हैं, चाहे वो कोई बच्चा है, चाहे वो कोई बड़ा है, चाहे वो खांसी क्यों ना, अगर आपको बुखार है, किसी भी रीज़न से बुखार आ रहा है, जा रहा है, रुक रहा है, आप लाजमी डॉक्टर को दिखाएं। बुखार वैसे भी ज़्यादा दिन रह जाए तो प्रॉब्लम्स होते हैं, क्या क्या होते हैं वो प्रॉब्लम्स, थोड़ा सा हम इस बारे में भी बताएंगे। देखिए बुखार डिफरेंट किस्म के, आपको मलेरिया भी हो सकता है, बहुत सी डायग्नोज हो रही हैं आजकल चीज़ें। आजकल जो वेदर चेंज हो गया है आपके मॉस्किटो की वजह से, आपके अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बताऊँ, ये जो हमारे पास मच्छरों की वजह से, मॉस्किटो की वजह से प्रॉब्लम चल रहे हैं, डेंगू जिसको हम कहते हैं, और भी बढ़ गया है। अगर आप अपने घर के बाहर तुलसी का पौधा लगा दें, तो तुलसी का पौधा, तो उसमें आप पे डेंगू असर नहीं करता, आपके घर में वो दाखिल नहीं होता, तो बच्चे भी सेफ रहेंगे, अदरवाइज आप खुद भी सेफ रहेंगे। ओके, अब मुझे डॉक्टर फराह ये भी बताएं कि हम जब एहतियात की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर है मदर ने तो एहतियात करना है, किसी और को फैमिली में अगर है तो वो तो बिल्कुल ही हम कोशिश करें कि कांटेक्ट बच्चे से ना हो। फिर देखिए ज़ाहिर है आप इतना दूर रह के बात करें, कोशिश करें कि डायरेक्ट उसकी आपकी जो सांसें हैं वो उस तक ना जाएं। बच्चे क्योंकि कमज़ोर होते हैं, वीक होते हैं, उनको आ सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम जिनका स्ट्रॉन्ग नहीं होता, उनको वायरस जल्दी अटैक उन पे करते हैं। चाहे कमेंट ये कर देंगे जो मौसम में वायरल हो रहा है बुखार, एंटीबायोटिक तो ना लेना, एंटीबायोटिक जब तक डॉक्टर ना कहे, लाजमी एक टेस्ट ज़रूर करवा लीजिए। घर में मेडिकेशन ना करें तब तक जब तक आप उसको बहुत ज़्यादा आपकी मजबूरी ना हो, तो ये आपके लिए ज़रूरी है। और जाते जाते मैं एक अनाउंसमेंट भी करूँगी, मैं और डॉक्टर बिल्किस आ रहे हैं 4 और 5 तारीख को लाहौर में, हम लोगों ने अपना क्लिनिक ऑन किया है, उसकी ओपनिंग के लिए
बेस्ट विशेस हमारे लिए आप बेस्ट विशेस फॉर यू डॉक्टर बल्कीस, थैंक यू सो वेरी मच। आप साथ मौजूद थी और वाकई जिस तरह डॉक्टर फरहान ने कहा कि खुद मेडिकेशन ना करें जब तक डॉक्टर सजेस्ट ना करे। बोला अब वक्त खत्म हो चुका है हमारा, कल मिलेंगे दोबारा, अल्लाह मुलाकात का। हाफिज।